करते हुए इस कार्यक्रम का नाम है सामान्य से विशेष की ओर। कौन सामान्य व्यक्ति, एक ऑर्डिनरी पीपल कैन बिकम अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई एक ऑर्डिनरी आदमी कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, कोई सामान्य व्यक्ति कैसे विशेष हो जाता है, उसकी कहानी। और हम कहानी नहीं सुनाने वाले हैं, हम कोई इतिहासकार नहीं हैं, हम सिर्फ ये स्टोरी नहीं बताने वाले हैं कि इनके साथ ऐसा हो गया। हम ये बात करने वाले हैं कि जिनको ऐसा करना हो उनके लिए हमारे पास रास्ता भी है। हम सिर्फ सपने नहीं दिखाते हैं, उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी दिखाते हैं। सपने दिखाने वालों की क्या कीमत है अगर रास्ता पूरा करने का नहीं हो। हम सपना भी दिखाएंगे आज कि कौन कैसा था और कैसा हो गया, और उसके साथ हम रास्ता भी बताएंगे कि ऐसा इनने किया तो ये ऐसे हो गए, और आप ऐसा करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। तो इस बात पे जोरदार तालियां आपकी। और ताली बजाने के लिए मुझे आपसे बार बार ना कहना पड़े इस बात के लिए, क्योंकि ये बात उत्साहजनक है, ये बात बहुत एक्साइटिंग है और ये बात लोगों को प्रेरित करने वाली है। देखो, बात तो यहां से बहुत अच्छी होने ही वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई साहब। लेकिन आपको कितनी समझ में आई ये इस बात का द्योतक होगा कि आप खुश हुए कि नहीं, ताली बजाई कि नहीं, और आप प्रसन्न हुए कि नहीं। बात तो अच्छी होने ही वाली है। ये परीक्षा तो आपकी है और मुझे लगता है कि आप इस परीक्षा में पास होंगे। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी बात करूंगा और आपसे चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ बने रहें। बेटे सामान ही मेरा यहां से ले गए। मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहें और जो लोग यहां आए उन लोगों के स्वागत में कोई कमी ना छोड़ें। मैं उनका परिचय भी नहीं दूंगा, उनका परिचय मैं बीच बीच में देता रहूंगा जब मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मिलूंगा, क्योंकि मुझे कम समय में अधिक काम करना है। तो आज जो सामान्य से विशेष की हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनका हम इंटरव्यू लेंगे, और उनका नाम है पंडित अभिनंदन कुमार जी शास्त्री पितृचार्य। वे कृपया आ जाएं। आइए भाई साहब, पंडित अभिनंदन कुमार जी शास्त्री हमारे माननीय पितृचार्य भाई साहब कृपया मंच पर आए। आइए विराजो। मैं आज हमारे दूसरे विद्वान, हमारे स्नातक विद्वान को बुलाना चाहता हूं जिन्हें आप पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं और उनके प्रवचनों की प्रशंसा के आपने पुल मान रखे हैं। वे हैं पंडित मनीष जी मेरठ। वे कृपया मंच पे आ जाए। पंडित मनीष जी मेरठ। आइए। देखो ऐसा है, ये ताली बजाने का ठेका हमारे बच्चों ने नहीं ले रखा है, इनको तो हमने सिखा ही रखा है, ये तो बजाएंगे ही। लेकिन आप इतने बड़े नहीं हो गए हो कि विद्वानों के सम्मान में ताली ना बजाओ। मैं जानता हूं आप बड़े हो पर इतने बड़े नहीं हो। यस। और अब अगले हमारे स्नातक विद्वान को मैं बुलाने जा रहा हूं जो ग्वालियर से आए हैं, पंडित सुनील कुमार जी शास्त्री। वे आए कृपया, जो ग्वालियर से आए हैं। मैं सुनील जी की धर्मपत्नी को भी बुलाना चाहता हूं क्योंकि भाई साहब ने शादी की नहीं है और मनीष जी लेके आए नहीं हैं। तो सुनील की धर्मपत्नी सरिता जी यहां पर हैं, वे भी कृपया मंच पर आ जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्नी कैन मेक इट और पत्नी कैन ब्रेक इट। ये कुंवारे भी समझ लें और महिलाएं भी समझ लें। पत्नी चाहे तो पति को बना भी सकती है और पत्नी चाहे तो पति का सत्यानाश भी कर सकती है। तो इस बात को समझ गए सुमत जी और अभिनंदन जी, और बाकी हम लोग कर करके सीखे। तो सुनील की पत्नी यहाँ हैं, वे कृपया, बेटा जगह दे दो इनको, वे कृपया मंच पे आ जाएं। सरिता जैन। और एक पेरेंट्स हमारे पास में हैं जो यूएसए से आए हैं, भाविन और धारा। वे दोनों कृपया स्टेज पर आ जाएं। भाविन और धारा जो यूएस से आए हैं, भाविन भाई अजमेरा और धारा बहन अजमेरा, कृपया मंच पर आ जाएं। आइए। आप जानते हैं कि पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय को, आइए बैठिए, आप जानते हैं पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय को, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, ओ सॉरी मैं एक नाम स्किप हो गया। मैंने थोड़ा सा क्रम भंग करने की कोशिश की थी, जो मेरे पास लिखा था मैं उसमें से भूल गया। थैंक यू सर्वज्ञ। हम एक और विदुषी हमारे पास हैं जो पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय की
छात्रा स्नातक रह चुकी हैं। मैं याद कर रहा हूं विदुषी स्वानुभूति जैन। तो जोरदार तालियां आपकी। आइए, तो माफ करिए मैं नाम भूल गया था कार्यक्रम शुरू करने से पहले। लेकिन क्या होता है, अपनों के साथ ही गड़बड़ होती है, क्योंकि हम उनको कैजुअल ले लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्षमा चाहता हूं पिंकी से कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया बुलाने में। समस्या इस बात की कि पंडित तोड़मल सिद्धांत महाविद्यालय को सब लोग जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग पहचानते नहीं हैं। आपने माथे पे सल डाली, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग पहचानते नहीं हैं? पता तो तब चलता है। और इसमें गलती लोगों की नहीं है, हमारी गलती है कि हम शायद जो हैं वो बता नहीं पाए, जो हम कर गए वो हमने लोगों से कह नहीं पाई। और एक कार्यक्रम का पर्पज भी यही है कि पंडित तोड़मल सिद्धांत महाविद्यालय, जिसे अगले 3 साल बाद 50 साल होने वाले हैं, ये है क्या? जिसे 1000 स्नातकों को निकाल दिया, पूरे देश भर में डंका बज रहा है जनागम का, उनकी दम पर है क्या ये? हम उसकी बात करेंगे और उससे हुआ क्या है हम उसकी बात करेंगे। तोड़मल सिद्धांत महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, वे 10वीं क्लास पास करके आते हैं, 11वीं में एडमिशन लेते हैं, जिसे हम उपाध्याय कनिष्ठ कहते हैं। और वो उपाध्याय कनिष्ठ मतलब 11th क्लास, उपाध्याय वरिष्ठ मतलब 12th क्लास। जो पूरी दुनिया में 11th और 12th होती है, ये उसी कैटेगरी की, उसी स्तर की, उतनी ही मान्यता प्राप्त 11th और 12th है। और फिर शास्त्री करने का मतलब, शास्त्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का मतलब, ये बिल्कुल इक्वल टू बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल ईयर है। बीए में कोई लेता है कॉमर्स, ग्रेजुएशन में तो कोई कॉमर्स लेता है तो उसे बीकॉम कहते हैं, कोई आर्ट्स लेता है तो बीए कहते हैं, कोई अगर साइंस लेता है तो बीएससी कहते हैं। लेकिन कोई अगर जैन दर्शन में संस्कृत मीडियम से प्राकृत के साथ साथ उसे पढ़ता है, उसमें ग्रेजुएशन करता है, तो उसे शास्त्री कहते हैं। और ये जो शास्त्री है ना, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की डिग्री है। और इसके बाद वे सारे रास्ते खुल जाते हैं जो किसी बीए को, किसी बीकॉम को, किसी बीएससी वाले को खुलते हैं। तो ये जो भ्रम है कि अच्छा मैं किसी से मिलता हूं कि तो ये बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मैं कहूं शास्त्री कर रहे हैं। अच्छा ये तो ठीक है, पर कर क्या रहे हैं? अरे भाई शास्त्री कर रहे हैं ना, नहीं ये तो ठीक है, पर कर क्या रहे हैं? अरे शास्त्री यूनिवर्सिटी की डिग्री है और इसके बाद वे सारे रास्ते खुल जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है। वो मास्टर्स करना चाहता है, वो पीएचडी करना चाहता है, वो बीएड करना चाहता है, वो एमबीए करना चाहता है, वो विदेश में पढ़ने जाना चाहता है, वो सीए करना चाहता है, वो आईएएस करना चाहता है। ये सब तो छोटी चीजें हैं, लेकिन वो समाज में इन सब के साथ साथ एक करे या ना करे, लेकिन वो एक विद्वान बनता है, वो गढ़धर की गादी पे बैठता है और हजारों लाखों लोगों को तत्व ज्ञान सिखाता है। वो सब और सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाता है। मैं समझ रहा था कि आपको मोक्ष की कीमत ज्यादा है, मैंने समझा कि आपको मोक्ष की कीमत ज्यादा है, लेकिन आपको भी नहीं है। जितनी ताली आपने इस बात पे बजाई वो एमबीए कर सकता है, विदेश जा सकता है, और उससे आधी ताली बजाई मोक्ष मार्ग पे रह सकता है। बस यही संकट हमारा है, यही तकलीफ हमारी है। हम कहते हैं इसका मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल गया, अच्छा वो तो ठीक है, बाकी क्या करेगा? अरे बाबू चाचा यही समस्या है। उससे कहते हैं वो विद्वान बनेगा, अच्छा वो तो ठीक है, बाकी क्या करेगा? मैं कहता हूं देख कि क्लर्क बनेगा, अच्छा क्लर्क बन जाएगा, तो क्लर्क की महिमा उसको ज्यादा है विद्वान बनने से। और ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें इस बात की कीमत, कल भी तो जाती है ट्रेन, कल नहीं जाती? मनीष जी आपकी ट्रेन 10:40 पे आप यहां से निकलोगे, ऐसी सूचना मुझे पीयूष जी ने दी है, और ये ट्रेन कल भी जाती है, अकेली आज नहीं जाती,
कॉलेज वाले नहीं मानते। तो मुझे पता नहीं था ये इतने जल्दी है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं पहले आपसे बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो समस्या ये है, ये मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें लोगों को ये बताने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, वर्ड ऑफ माउथ फैलाने की आवश्यकता है कि शास्त्री बनने के बाद दुनिया की सारी चीजें तो खुल ही जाती हैं, लेकिन यह मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाता है। ये विद्वान बन जाता है, ये तत्व ज्ञान सीखता है, समझाता है, गुरु बनता है, लोगों को तत्व ज्ञान उससे गले उतार सकता है, सबसे बड़ा काम है। लेकिन बाहर कहीं जाओगे तो बाकी लौकिक चीजें तो खुले ही जाएंगी, पर ये चीज तो रह जाएगी। यहां तो बाय वन गेट वन फ्री है, बाय वन गेट वन फ्री, पर मैं नहीं, हल्का हो गया, तो मजा नहीं आया। ये मोक्ष मार्ग का रास्ता फ्री में नहीं है। मोक्ष मार्ग का रास्ता आप बाय करते हो और जीवन यापन के लिए जो करना चाहते हो वो आपको फ्री में मिल जाता है। और ये काम हमारा अकेला नहीं है, इसमें साथ आपको देना है, आपको बात करनी है, आपको लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी। और एक क्रांति तब पैदा होती है जब उसके ऑर्गेनाइजर, उसके ट्रस्टी, उसका मैनेजमेंट ये बात करे, तो कोई चीज क्रांति का रूप धारण नहीं करती। क्रांति का रूप तब धारण होता है जब जनता इसके बारे में बात करना शुरू कर दे। 1947 में आजादी, उसके जो 10-20 साल पहले से जो क्रांति शुरू हुई, वो इसलिए शुरू नहीं हुई, अरे 100 साल पहले तो अकेला वो हमारा कौन सा था, वो सबसे पहले शुरुआत की थी मंगल पांडे। वो मंगल पांडे अकेला खड़ा हो गया, आजादी चाहिए, गोरे ने गोली मार दी, सलट गया, ना आजादी मिली ना खुद बचा। गांधी जी ने एक ही काम किया, गांधी जी ने उस आजादी को जन जन की चीज बना दिया, तो क्रांति पैदा हो गई, लोगों को खड़ा कर दिया, हर व्यक्ति खड़ा हो गया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय, इसके स्नातक विद्वान जो बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, जिनको अंदर आना है, एक क्रांति पैदा हो। और वो क्रांति को चंद लोग नहीं कर सकते, वो तब होगी जब हर व्यक्ति, हर मोक्षु, हर जैन, हर साधन में इसकी चर्चा करेगा, इसके बारे में बोलेगा, इसके बारे में बात करेगा। एक टॉक ऑफ द टाउन बन जाना चाहिए, चर्चा का विषय बन जाए, लोग उसके बारे में बात करें। फिर वो पूछे, अच्छा तुमने किसके बारे में बात की? तुम्हें पता नहीं वो शास्त्री बनते हैं ना जयपुर में, उसके बारे में बात करो। तो क्या होता है, मैं बन सकता हूं? हाँ बन सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता? वो बात शुरू हो जाए, वो बात निकलना शुरू हो जाए, तो शायद हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने आज जिन लोगों को यहाँ इनवाइट किया है, हमने यही अकेले इतने बड़े लोग नहीं है जिनको हमने बुलाया है। मैं इनके सम्मान में कह रहा हूं ये बात। ऐसे तो हमारे पास 1000 हैं, पर 1000 हम बुला नहीं सकते एक साथ। जब खिचड़ी बहुत गर्म हो तो उसे किनारे से खाया जाता है और छोटे छोटे कौरों में खाया जाता है। अब 1000 हैं हमारे पास, तो हमने पिछले साल 4-5 को बुलाया था, हमने अब 4-5 को बुलाया है, और हम हर 3-4 महीने में कोई भी प्रोग्राम करेंगे और 4-4, 5-5 को बुलाते रहेंगे। तो जो यहाँ नहीं है भी ना समझे कि हमें क्यों नहीं बुलाया, इसमें कोई राजनीति नहीं है भाई। पीयूष, जिन कुमार, तुम तो आ गए थे, राजकुमार, संजय, मैं तुमसे कह रहा हूँ, सबके नंबर लगेंगे, पर अपने अपने क्रम पे लगेंगे, अपने अपने समय पे लगेंगे। लेकिन जिनको आज हमने बुलाया उनके पास मैं उनसे शुरुआत करना चाहता हूँ। इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगले 3 साल बाद, हम लगभग 47 साल हमारे विद्यालय को पूरे हो गए हैं भाई साहब, 47 ईयर्स विद्यालय को पूरे हो गए हैं, 47 साल। और राहुल, मैं इस बात की हामी भरता हूं, गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि जो घटनाएं पिछले 1 साल में हमारे साथ हुई हैं उनमें हम कोई घटना हम गारंटी तो नहीं दे सकते, पर हम हामी दे सकते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वे सब टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती के निश्चित रूप से गवाह होंगे, प्रत्यक्षदर्शी होंगे। हम सब ने मिलकर 2015 और 16 में हमने टोडरमल स्मारक की स्वर्ण जयंती मनाई थी, और हम अगले 3 साल बाद हम महाविद्यालय की स्वर्ण जयंती को देख रहे हैं कि वो आने वाली है, क्या होगा, कैसे होगा, उन सबको मिलकर उस पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन आज से 47 साल पहले कल्पना करो, जब दादा के दिमाग में इससे बीज कौन था,
एक बीज कौंधा कि यार हम जैसे पढ़े ऐसे और भी तो पढ़ सकते हैं, हम जैसे विद्वान बने ऐसे और भी तो बन सकते हैं। एक एप्पल में कितने बीज होते हैं उसे आप गिन सकते हो, लेकिन एक एक बीज में कितने कितने एप्पल हैं उसे आप नहीं गिन सकते। दादा ने वो काम किया कि बीज तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करो कि वो एक एक बीज में कितने कितने एप्पल हैं, कितना कितना बड़ा काम हो सकता है। और उस जमाने में ये बात सोची 47 साल पहले, और जब वे आए और गोदिका जी, हमारे पूर्णचंद जी गोदिका, उनको सिर्फ एक सपना लेके आ गए, मैंने बिल्डिंग बना दी है, विश्वविद्यालय बनाना है जैन दर्शन का। और बाबू चाचा उनके बेटे यहां बैठे हैं, वे जानते हैं कि दादाजी कैसे आदमी थे, वे इसी तरह के आदमी थे। बिल्डिंग बना दी, क्या फिर बननी है, क्या होगा मालूम नहीं, विद्यालय बनना है, विश्वविद्यालय बनना है जैन दर्शन का। दादा को ले आए, और आप कल्पना करो कि आज से 1967 की बात है कि जब दादा और भाई अपना एक हाथ में सूटकेस होगा, यहाँ बेडिंग होगा, हुलडाल, हाँ, अभी तो होल्डा समझने वाले कुछ पके पान बैठे हैं, और इन बच्चों को तो पता ही नहीं है होल्डाल क्या होता है। तो वो होल्डाल होगा, और 4 बच्चे, क्यों भाई तुम थी ना, हाँ, और ये 4 बच्चे, महान बच्चे, परमात्म प्रकाश भारेल, अध्यात्म प्रकाश भारेल, शुद्धात्म प्रभा, अध्यात्म प्रभा, ये 4 बच्चे। कितनी उम्र होगी भाई साहब आपकी? जब यहां आए तो 8 साल के थे। अब ये ही 8 के थे तो अध्यात्म प्रभा कितने साल की होगी? और ये दौड़ते भागते रहते थे। और इस टोडो स्मारक के धूल भरे आंगन में, इस दरवाजे पे जब ये इंदौर से आए थे और खड़े थे, और आज ये हरा भरा लहराता हुआ टोडो स्मारक सिद्धांत महाविद्यालय, मैं इसी बात से रोमांचित हो जाता हूं। और दादा की उम्र थी तब 33 साल, 32 साल, 32 साल का एक छोकरा। दादा को छोकरा सोचना कैसा लगता है, लेकिन वे थे 32 साल का एक छोकरा, एक जज्बा लेके। और टोडो स्मारक के अध्यक्ष पूर्णचंद जी गोदका का सपना संजोते हुए इस टोडो स्मारक के गेट पे आया होगा। तब 2 बातें हो सकती थी कि यार इस बंजर में कुछ नहीं रखा है, क्या करेंगे, और ये भी हो सकता था कि सब कुछ पूरा मैदान खाली पड़ा है, जितना काम किया जा सकता है उतना काम किया जा सकता है। समकालीन लोग प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाते, इसे कहते हैं भावी इतिहास हमारा है। 1967 में जाके कल्पना करो कि ये भावी इतिहास हमारा है। आज का दिन जब हम ये बात कर रहे हैं, पर उस दिन ये बात की जा सकती थी कि भावी इतिहास हमारा है। और अब मैं बात कर रहा हूं अगले 50 साल बाद फिर क्या होगा, और उसके गवाह है। हम और आप तो नहीं बच्चे होंगे जितने कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन ये बच्चे उसके गवाह होंगे जो नीचे बैठे हैं। बेटा, और तुम कहानी सुनाओगे कि एक था एसपी भारेल जिसने ये कहानी सुनाई थी 50 साल पहले की, और आगे के 50 साल बाद की मैं सुना रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं और कुछ पूछेंगे हमारे विद्वानों से, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ वार्ता करेंगे। आपके मन में अगर इनसे कोई प्रश्न हो, इनसे पूछने लायक, तो आप सीधे ना पूछें, आप पर्ची लिख के यहां पहुंचा दें, वो पर्ची मुझ तक आएगी। और ये जरूरी नहीं है कि हम आपने जो प्रश्न दिया है वो हम पूछें, वो हमारी मर्जी है। पूछने लायक होगा तो पूछेंगे, और पूछने लायक नहीं होगा तो जेब में रख लेंगे। लेकिन आपको ये पूरा मौका है कि वो प्रश्न आप लिख के दें। तो मैं सबसे पहले मनीष जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि इनको 10:40 पे निकलना है, तो 10:40 के समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। मनीष, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मनीष के बारे में आपको बता दूं कि मनीष एक बहुत बढ़िया विद्वान है। इनके बारे में परिचय देने की आवश्यकता इसलिए नहीं रही क्योंकि आप पिछले 3 दिन से इनको सुन रहे हैं। आप कोविड के बाद से आपने लगातार इनको सुनना शुरू किया है, उनका अध्ययन, उनकी गहराई आपने देखी है।
मनीष एक छोटे से गांव रहली के रहने वाले हैं और अजित हमारा जो है वो इनके चाचा होते हैं। और फुटेरा में कौन रहता था? तुम्हारे पिताजी। माइक ले लो भैया, माइक ले लो। तो तुम्हारे पिताजी रहते थे और मनीष ने अभी अभी नई किताब लिखी है। मनीष प्रोफेसर हैं खतौली के एक कॉलेज में जो मेरठ के पास है, वहाँ प्रोफेसर हैं और बहुत बढ़िया अध्ययन है, PhD की है मनीष ने। मनीष, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि महाविद्यालय में जब तुम आए थे तो तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाओगे, ये आत्मानुभूति के मार्ग पर चल पड़ेंगे और तुम इसी गद्दी पे बैठ के एक दिन प्रवचन करोगे? उस दिन कल्पना थी जितने तुम पहली बार आए थे उपाध्याय कनिष्ठ में हाफ पैंट पहन के? नहीं, हेलो, ऐसी कोई कल्पना नहीं थी। मैं तो यहाँ अज्ञानता में आया था। तुक्के में आ गए? तुक्के में आ गए। अज्ञानता थोड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन तुक्के में आ गए। हम जब पढ़ते थे, हमारे साथ एक कजिन भी था, तो बस यूं ही 11वीं कक्षा में पढ़ते थे रहली में। तो बस सरकारी स्कूल था। आपको आवाज ठीक आ रही है? लौटते थे तो एक दिन ऐसे ही विचार आया कि यार रोज जाते हैं स्कूल में, कुछ पढ़ाई तो होती नहीं है, चलो कहीं बाहर पढ़ने चले। तो हमारा जो कजिन था उसका नाम प्रफुल्ल था, हालांकि वो चला गया यहाँ से वापस। वो भी साथ में आया था? हाँ, सबके भाग में सब नहीं होता, आ जाने के बाद भी नहीं होता। और जो 5 साल पढ़ जाते हैं वे बहुत भाग्यवान होते हैं। गति के अनुसार मति चलती है, उसकी जैसी गति होनी थी मति वैसी चली। आए साथ में थे। उसे आज भी अफसोस होता है इस बात का कि तुम रुक गए और हम आ गए। हाँ। तो बस यूं ही आ गया था, एडमिशन भी हो गया। लेकिन इतना ज़रूर है, आने के पहले मुझे कुछ नहीं पता था मैं जा रहा हूँ वहाँ क्या पढ़ाई होती है, और हो सकता है पता होता तो शायद आता भी नहीं। लेकिन बहुत सौभाग्य था कि मुझे वो पता नहीं था और मैं आ गया। और आने के समय कुछ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जब इस माहौल में ढला, छोटे दादा के मुंह से निकलने वाली वो प्रेरणाएं जो थीं वो बिल्कुल यहाँ जाकर घर कर जाती थी। और धीरे धीरे जब सारी तस्वीर स्पष्ट हुई, संसार का आकर्षण भी ज़्यादा सताया नहीं और ऐसा लगने लगा कि जीवन में करने लायक काम यही है, तत्व चिंतन, तत्व मनन। और जब स्वयं को वो आनंद मिलता है तो लगता है सारी दुनिया को भी यदि वो लड्डू मिल जाएं। तो ये जो दादा की भावना थी, बस इसी में ही फिर एक ही राह है वो अच्छी लगी और जो कुछ था। तुम आज संतुष्ट हो अपनी जिंदगी से, जो जिंदगी मिल गई? या लगता है कि नहीं यार कुछ और कर लेते तो कुछ और हो जाता? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, जीवन की सफलता सम्यक दर्शन के साथ संयम होने में है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो ज्ञान मिला है, ये ज्ञान दृष्टि से संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो मिल चुकी है। इससे आगे दृष्टि कोई नहीं है, लेकिन वो दृष्टि कैसे हमारी ज़िंदगी की रग रग में आ जाए और हम कैसे अनासक्ति के पथ पर बढ़ें, वो अभी काम बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीष, मैं इसे ऐसा कह रहा हूं कि ये दो जीवन की 2 दिशाएं हैं, दिशाएं नहीं हैं, जीवन की 2 बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। एक है लौकिक जीवन और एक है पारलौकिक जीवन की ये दिशा, पारलौकिक जीवन की तरफ जाना, मोक्ष की तरफ जाना। तो ये तो मिल गया, इसकी बात बार बार कर रहे हो, लेकिन लौकिक जीवन में भी जो संतुष्टि है उसमें भी इस विद्यालय का कुछ योगदान है? योगदान क्या, सब कुछ विद्यालय का ही है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इस बात पर। मैं जो बात कहना चाह रहा था, मैं फिर यहां ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पारलौकिक जीवन का तो लक्ष्य जो दिशा में धारा में हम चल रहे हैं वो तो मिल ही गया, लेकिन जिनको हमें जिसकी महिमा दिखती है, ये लोकल की नहीं, लौकिक की, वो उसमें भी आदमी को इसी विद्यालय का योगदान है, किसी और चीज का नहीं। ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। बिल्कुल, ये बात सत्य है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो पढ़ पाया, आज मैं सरकारी नौकरी में हूँ, कॉलेज में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, HOD हूँ, और आज मुझे ये सब कोई कहता है तो मुझे कोई उसमें कोई गर्व की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है ये जो भी है ये सब स्मारक के पुण्य से है, स्मारक के कारण है। ये कुछ नहीं था। यदि मेरे जीवन से जिस दिन में स्मारक में मेरा प्रवेश हुआ महाविद्यालय में, मुझे लगता है पिछले 5-10 भव और आगे के 5-10 भव जितने भी होंगे, इन सारे भवों में यदि सबसे सौभाग्य का कोई पल था तो वो वही था
जब मैं स्मारक में मेरा प्रवेश हुआ। बहुत बढ़िया। इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर मुझे नहीं लगता कभी आएगा। जो कुछ भी है, जिनवाणी की सेवा, यहाँ अध्ययन मनन से ही वो सब सातिशय पुण्य बंधा, और उस सातिशय पुण्य के उदय में नौकरी वोकरी सब छोटी बात है। इसमें मुझे कोई गौरव की अनुभूति नहीं होती। लौकिक में तो पुण्य काम करता है, और वो भी मेरा नहीं है, वो भी दादा का है, वो भी स्मारक का है। मैं तो आनंद का अनुभव तब करता हूँ जब मैं यहाँ गद्दी पर बैठता हूँ, सामने शास्त्र होते हैं, और जब वो आचार्यों की गाथाएं जब पढ़ाता हूँ, तब लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। और तो और हमारी पत्नी भी ये कहती है। हाँ, मेरा प्रश्न था ये। हाँ, कि तुम्हारी पत्नी को तुम पे गर्व है? नहीं नहीं नहीं, वो ऑनलाइन सुन रही है, मैंने पता कर लिया। तो सच बताना। मेरी पत्नी भी ये कहती है कि जब आप रात में 9 से 10 समय सार पढ़ाते हो, उस समय सबसे सुंदर लगते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले उस समय इतने खुश होते हो आप, उस समय आपके चेहरे पे वो चमक होती है कि बाकी 23 घंटे में हम सोच नहीं सकते। मतलब इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारी पत्नी को ये नहीं लगता कि यार पता नहीं किसे शादी ना कर ना रही। ना ना उसे ये नहीं लगता कि मैं, उसे ऐसा लगता है मेरा कोई बड़ा बस सौभाग्य है। हालांकि मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे मुझ जैसे झेलने वाली पत्नी मुझे मिली। यदि उसका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों होता। मान लीजिए ऐसी पत्नी होती तो कहते घर बैठो, मेरे भरोसे बच्चे पैदा किए हैं, मैं आपकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, वो भी सौभाग्य महसूस करती। इस बात का नहीं कि मैं प्रोफेसर की पत्नी हूँ, इस बात का कि मैं एक जिनवाणी की सेवक की पत्नी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अंतिम प्रश्न है मनीष के, अगर विद्यालय में जैसे देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे ना 90% बच्चे और 80% बच्चे बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं जैसे वो माँ के गर्भ में जाते हैं। पता नहीं चलता मैं इस घर में पैदा हो गया, भागल खानदान है, इसमें मेरा क्या योगदान था, मैं कैसे आ गया। मुझे तो बाद में पता चला 20-25 साल में, अच्छा मैं इस घर में आ गया। 20-25 साल का हो गया तब, उससे पहले किसे पता चलता है। तो ये भी विद्यालय में ऐसे ही तो आ गए कि पता नहीं चला कहां पहुंच गए। और ये जितने बच्चे बैठे हैं इसमें तो 90% ऐसे ही होंगे, क्योंकि हम तो सुनते हैं ना जब वो होता है परिचय सम्मेलन, नहीं विदाई सम्मेलन, परिचय सम्मेलन में तो रटा रटाया बोलते हैं आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। पर वो जो विदाई समारोह होता है तब वो कहता है कि भैया हम तो ऐसे ही आ गए थे, हमें पता ही नहीं था कहां पहुंच रहे हैं हम। यहाँ आने में पता चला 2 साल बाद पता चला कि हम कहां, जैसे 25 साल बाद पता चला मैं भागल खानदान में पैदा हो गया। तो ऐसे ही अगर विद्यालय में नहीं आते तो जीवन कैसा होता। इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करता। ओहो, यानी मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यदि मैं महाविद्यालय में नहीं आता तो क्या जीवन होता। मतलब ऐसी कोई इतना बेकार होता मैं कल्पना ही करके कांप जाता हूं। तो सुन ले वे सब लोग जिनके बच्चे 10वीं क्लास में आ गए हैं, इस बात को सुन ले। जिनके 11वीं में आ गए, मैं उनको हीन भावना का शिकार नहीं होने देना चाहता हूं। पर जिनके बच्चे हुए नहीं हैं या पहली से लेकर 10वीं तक है, वे सुन लें कि मनी से कह रहे हैं कि अगर मैं विद्यालय में नहीं आता तो मरना पसंद करता। ठीक कहा ना ये। अब क्या करें, इससे ज़्यादा और कौन सी शब्द बोलूं। कई बार जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो ऐसी बात बोलनी पड़ती है लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, दादा को ये आत्म गौरव था कि मैं दुनिया में सर्वोत्कृष्ट तत्व ज्ञान दुनिया को बता रहा हूं, और वो वही आत्म गौरव सारे विद्यार्थियों में देखना चाहते थे। और मैं कभी उस आत्म गौरव से नीचे नहीं आया। आज तो चलो नौकरी है, सब है, आप लोग जानते भी हैं, लेकिन वो दौर भी था जब मैंने संघर्ष भी किया, बेरोजगार भी रहा, लेकिन कभी हीनता की भावना नहीं आई, क्योंकि वो जो आत्म गौरव था मेरे अंदर कि ये लौकिक सफलताएं वो अलग एक सेक्टर है, लेकिन ये जो चीज़ मुझे मिली है ये ज़िंदगी में कभी कोई नहीं दे सकता, और ये एक अलग बात है, ये अलग सेक्टर है। और आज भी मैं महसूस करता हूँ जब मैं कॉलेज जाता हूँ, अब नौकरी है करनी पड़ती है, उसे भी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन क्लास में जब घुसता हूँ तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई मनीष तुम इसके लिए नहीं बने हो,
सच में ऐसा लगता है कि मैं जब दुनिया लौकिक कार्य करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य भाव कुड़ियों के भाव जा रहा है, बिल्कुल फ्री के भाव जा रहा है। इसके लिए हम नहीं बने, स्मारक के विद्यार्थी इसके लिए नहीं बने। हमारे पूर्वजों ने महाविद्यालय उस उम्मीद से नहीं खोला था, लेकिन करते हैं। लेकिन ये जो गौरव, लेकिन जब उससे हटकर जब इस चीज में आते हैं तो सच में लगता है यही जीवन है। और पता नहीं कौन से दिन ये भावना फलीभूत हो जाए कि वो नौकरी भी गले का पल्ला है वो छूट जाए। ये मैं वो व्यक्ति कह रहा हूं जो सरकारी नौकरी कर रहा हूं, IAS IPS ग्रेड की नौकरी कर रहा हूं, 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, तब भी मुझे उससे जरा भी लगाव नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे इस आत्मगौरव के आगे ये सब तुच्छ चीजें हैं। और ये जो आत्मगौरव जगाया है, ये दादा ने जगाया है, बड़े दादा ने जगाया है, इस विद्यालय ने जगाया है, और हम चाहते सबके अंदर ये आत्मगौरव हो। बहुत बढ़िया। मेरा प्रश्न था और मैं इस प्रश्न के लिए भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा था कि मनीष, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो औरतों से उम्र और आदमियों से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, आमदनी, पर मैं तुमसे पूछने की हिम्मत कर रहा हूं। लेकिन वो इतना पवित्र व्यक्ति है कि उसने अपने मन से बता दी 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह। पूछ लेना अपने बच्चों से कौन सा क्या क्या ITI IIM फिर। अरे हम तो बहुत सज्जन थे भाई साहब, जब BA BCom BSc होती थी। आजकल बच्चे क्या पढ़ते हैं पता ही नहीं चलता, और 11वीं के बाद क्या पढ़ जाते हैं, और उसके बाद पता कर लेना किस आदमी की 2.5 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह होती है, कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तनख्वाह 2.5 लाख की होती है। साकेत, तुम तो जॉब मार्केट में हो, तुम तो रह के आए हो सिंगापुर, और इतने बड़ी प्रोफाइल पे हो, इतने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज इस विद्यालय का शास्त्रीय विद्वान जो निषेध बुद्धि पूर्वक अगर अपनी जॉब कर रहा है और इतनी तनख्वाह पाते हुए भी अपने आत्म कल्याण में और तत्व प्रचार में इतना भागीदार है, ये पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय है। और मनीष, एक अंतिम बात कि तुम्हारे पास समय कम है और हमें भी बहुत तेजी के साथ दौड़ना है। ये सारे के सारे पेरेंट्स बैठे हैं जिनके बच्चे अब 10वीं क्लास में इस साल पढ़ रहे हैं। तुम सिर्फ 60 सेकंड में इनको ये बता दो कि ये अपने बच्चों को विद्यालय में भेज दें अगले साल। ये मान लो ये सब 10वीं क्लास के, इनके बच्चे 10वीं क्लास में हैं और ये अगले साल विद्यालय में भेज दें, इस बात की प्रेरणा तुम्हें सिर्फ 60 सेकंड में देनी है। 60 सेकंड में। जब मैं, बबलू भैया, शांति जी, दादा, अभय जी, जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो कैसे लगते हैं, मैं ये बता दो बस। यदि ऐसा लगता है कि ये गद्दी पे बैठा हुआ कोई महान काम कर रहा है, ये सारी दुनिया को मानवता और भगवान बनने के रास्ते पे ला सकता है, यदि आपको ये विश्वास है तो आप अपने बच्चे को यहाँ भेजो। क्यों? कल के दिन आप पछताओगे। आप, मेरा बस चले ना, मान लीजिए कोई ऐसी बात आ जाए, मेरे पास इतनी ताकत आ जाए तो मैं तो संविधान में वहां क्या सदन में पारित कर दूं कि दुनिया का, भारत का कोई भी बच्चा होगा पहले शास्त्री करेगा, बाद में कुछ और करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि शास्त्री आपको जीवन देगी, आपको जीवन के पार के तत्वों बारे में बताएगी, आपका भी समाधि मरण कराएगी। यदि आपका बच्चा करोड़ों रुपए भी कमाने लगा, आपको केवल तसल्ली रहेगी कि मेरा बच्चा 7 समंदर पार अमेरिका के किसी शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन आप ध्यान रखना, आप यहाँ तड़फते रहेंगे, मर भी जाएंगे तो हो सकता है वो आपकी 13वीं में भी ना आ पाए। समाधि मरण तो बहुत वृद्धाश्रम में भेज जाएगा, कोई खास बात नहीं है। वृद्धाश्रम में भेज दिए जाएंगे। इसलिए भैया, अपना और उस बच्चे का भी परलोक सुधारना है तो महाविद्यालय में भेजिए, भेजिए, भेजिए। ये बैठे हैं USA से, शिकागो से आए हैं, इन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया है। ये मिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार तालियां मनीष के लिए। और हमें बहुत सारे प्रश्न मनीष से बात करनी थी तो हमें उन्हें एक साथ कर दिए जिससे भी निकल सकें। और अपनी 2.5 लाख रुपए आज्ञा आई थी, तुम्हारी 2.5 लाख रुपए की नौकरी पे हम कोई काला धब्बा नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें आज नहीं रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने देखा ऐसे मनीष जी हमारे साथ थे और अब मैं पहुंच रहा हूं भाई साहब अभिनंदन जी के पास। और अभिनंदन जी से कौन परिचित नहीं है, कॉर्डलेस दे दो भाई साहब को, कॉर्डलेस दे दो। आप भाई साहब को कॉर्डलेस दे रहे हैं, कॉर्डलेस ले लो भाई साहब उधर से। तो भाई साहब को कौन नहीं जानता, इस देश के, मुझे कोई संकोच नहीं है बात कहने के लिए, मैं
कि इस देश और दुनिया के सबसे बड़े प्रतिष्ठाचार्य अगर कोई है तो पंडित अभिनंदन कुमार शास्त्री हैं। 88 हो गई, 88 प्रतिष्ठाएं तो भाई साहब करा चुके हैं और विधानों की गिनती नहीं है, और 12 ये निश्चित तौर पे कराएंगे, और जब इनकी 100 हो जाएंगी तो हम इनकी कोई शताब्दी मनाएंगे, इनकी नहीं मतलब इनके द्वारा कराई गई प्रतिष्ठाओं की, कि इन्होंने 88 प्रतिष्ठाएं इन्हें करा दी हैं, और ये पहले बैच के विद्यार्थी हैं। और जब भाई साहब आए थे तब आपकी उम्र कितनी थी? जब आप विद्यालय में आए तो आपकी उम्र कितनी थी? जब आप विद्यालय में आए आपकी उम्र कितनी थी? एज 29। 29 साल में ये इतने बढ़िया विद्यार्थी हैं कि 29 साल में 11वीं में एडमिशन लिया। सोचो तो सही, मैं तो ये हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं कहने की आपको कि 11वीं में आपका बच्चा है तो आप सोच लो विद्यालय में भेजने की। वे बीएससी करके आए थे। भाई साहब आप बीएससी हो, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप तो नहीं भूल गए इस बात को। साइंस पढ़ी है इनने, साइंस। लेकिन आज गौरव बाबू चाचा इस बात पे नहीं है कि पंडित अभिनंदन कुमार शास्त्री बीएससी। आज गौरव इस बात पर है कि पंडित अभिनंदन कुमार शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य। ये गौरव की बात है। और भाई साहब के मुंह से सुनते हैं कि भाई साहब आप क्या कितना बड़ा महान काम करते थे जब आपको बाबू भाई ने कहा कि विद्यालय में चलो। सच बताना ईमानदारी से, ये सब सुनने को तैयार हैं। मैं जब गुरुदेव श्री यहां पधारे थे 67 हो या 68, और 31 हाथियों का जुलूस निकला था, उस समय मैं यहां आया था। हाँ 66, अब जो भी हो 66 होगा। गिरनार जी से यात्रा करते हुए हम यहाँ आए थे। फिर इसके बाद हमने यहाँ से 67 होगा शायद। अरे होगा 67 होगा 66 होगा, क्या फर्क पड़ रहा हो? हम जन्म नहीं हुआ होगा या 1 साल के होंगे, और क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ के बाद में हमने फिर खनिया धाना में शिविर लगाया। उसमें बड़े दादा धन्नालाल जी और पंडित ज्ञानचंद जी 10 दिन के लिए पहुंचे थे। सबको बहुत अच्छा रंग लगा। तब से फिर हमारा नहीं, जब आपको बाबू भाई ने कही कि क्या कर रहे, मैं बता रहा हूं, तब क्या कर रहे थे? हमारी तो खनिया धाना में दुकान थी रेडीमेड की। वहां विद्वानों का समागम नहीं था, इसलिए मैं भोपाल चला गया था सन 71 में। अच्छा। और बाबू भाई जी के साथ में मैंने 2 दशलक्षण किए हैं। एक तो नया मंदिर ललितपुर में, मैं पहले वहाँ बैठ करके तत्वार सूत्र का पाठ करता था। उसी गादी पे बैठ के बाबू भाई जी प्रवचन करते थे। और एक मैंने खुरई में बाबू भाई जी के साथ दशलक्षण किया। मैं तत्वार सूत्र का पाठ करता था, बाबू भाई जी वहाँ प्रवचन करते थे। बाबू भाई जी के साथ मैंने वेदी प्रतिष्ठा भी की रतलाम में, और भी बहुत काम किए। पंच कल्याणकों में उस समय मैं बाबू भाई जी के साथ रहता था। गला अच्छा होने से बाबू भाई जी मुझे माए पकड़ा देते थे, मैं पूजन विधान में ही पढ़ता था। ऐसे 5-6 पंच कल्याणकों में। सबसे अधिक मुझे पंच कल्याणक में सीखने को मिला बड़ोदरा पंच कल्याणक से। नहीं, तब क्या कर रहे थे जब आपको बाबू भाई ने कही थे क्या कर रहे? जब बाबू भाई ने आपसे कहा हाँ कि यहाँ क्या कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे थे? भोपाल में मेरी दुकान थी टेलरिंग की। मैं लोहा बाजार में, आवाज आ रही ना स्टेज पे, मैं लोहा बाजार में मेरी टेलरिंग दुकान थी। मेरे पास 2 लड़के काम करते थे। दुकान इतनी अच्छी चलती थी। काय की दुकान थी? टेलरिंग की दुकान। हाँ, सुनो, मैं इनके मुंह से निकलवाना चाहता था। भाई साहब भोपाल के सबसे बढ़िया टेलर थे, और इनकी दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, जेंट्स एंड लेडीज एंड सूट स्पेशलिस्ट, है ना? बोर्ड नहीं लगा था। और तब बाबू भाई इनके पास आए, और वो एक शब्द सुना दो भाई साहब के बाबू भाई ने उस दुकान पे आके आपसे क्या मेरी दुकान पर समाज के जो मंत्री थे डालचंद जी, उनके भतीजे की शादी का सूट भी मेरे यहां सिला हुआ था।
इतनी दुकान प्रसिद्ध थी। तो मैंने गलत तो नहीं की, सूट स्पेशलिस्ट। इतनी 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 मतलब दुकान मेरी प्रसिद्ध हो गई थी वहां पर। 4 साल में दुकान इतनी प्रसिद्ध हो गई थी मेरी, क्योंकि कपड़ा हिसाब से लेना, और वहां पर राजमल जी लीडर साहब को मेरे ऊपर बहुत विश्वास था। उनकी बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, वो ग्राहक मेरे पास ही भेजते थे। मैं विधानों में जाऊं तो मेरे 2 लड़के भी बहुत ईमानदार थे, वे काम करते थे। दादा, बड़े दादा तो मेरी दुकान पर कई बार बैठ करके वहां भोजन किया उन्होंने, क्योंकि पेपर जांचने भोपाल जाते थे विदिशा से। एक बार जब 76 में ये विद्यालय खुलने का नक्की हुआ प्रांतिज में, हम वहीं थे उस समय, प्रशिक्षण शिविर था, साहू शांति प्रसाद जी वहां आए हुए थे। फिर जब विद्यालय का नक्की हो गया, यहां विद्यार्थी 7-8 आ चुके थे। बाबू भाई जी भोपाल किसी काम से आए, तो बाबू भाई जी मेरी दुकान पे आए, बोले हमने तो आपके लिए विद्यालय खोला, आप यहां क्यों सड़ रहे हो? क्या कही, क्या कही? क्यों सड़ रहे हो? ये हिम्मत थी उनके कहने की, और ये हिम्मत थी इनके सुनने की। हमने तो आपके लिए विद्यालय खोला है, आप यहां क्यों सड़ रहे हो? हमारा विचार था 2-3 साल दुकान और करके, क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास भोपाल में ही हो गया था। मां और हम दोनों सोनगढ़ जाने वाले थे, ये पक्का था। 3 साल बाद हमने कहा हमारे पास 5 लाख रुपए हो जाएगा, ब्याज बहुत है, बस बहुत करना क्या है। अभी लेकिन बाबू भाई जी ने कहा अभी कितना है? अरे मैं जानना नहीं चाहता हूं भाई साहब, पर मैं इतना कहना चाहता हूं, इतने से रुपए जो इनके पास थे उससे पूरा जीवन कट गया, और हम पता नहीं कौन सी दौड़ में कितने इकट्ठे करने के चक्कर में लगे हैं। और सच बताओ प्रदीप जी, सच बात, मेरी बात, आपकी नहीं, जितने इनके पास होंगे ना, हमारा इतना कमाने के बाद उतने हम बचा नहीं पाए होंगे। हमारी तो कुएं की मिट्टी कुएं में लगी रहती है, और हम सोचते हैं बहुत कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा जीवन उस पर समर्पित कर दिया। इससे महान कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। यहाँ बाबू चाचा आप आगे आ जाओ जरा, बाबू चाचा आगे आ जाओ, कुर्सी आगे लगाओ। हाँ भाई साहब यहां आ गए, और मेरे आने के बाद जब अभय जी को मालूम पड़ा कि अभिनंदन जी तो चले गए जयपुर विद्यालय में, अच्छा, तो अभय जी मेरे बाद में आए। तो आपको देख के आए? हम मैं पहले आ गया था। बहुत बढ़िया। अभय जी बाद में आए। बढ़िया बात तो यह है कि जो पहला विद्यालय था, पहला बैच था, उस बैच में जो मिनिमम उम्र होगी भाई साहब, वो कोई 28 साल या 27 साल होगी। मेरी उम्र नहीं, सबसे छोटे विद्यार्थी की उम्र 14 साल तक का था, सबसे छोटा विद्यार्थी पहली साल। कौन? सुदीप था, सुदीप 14 साल का था। सुदीप शास्त्री दिल्ली, हाँ 14 साल के थे। 14 साल का था। तो मतलब एक बैच में 14 साल का बच्चा भी है और 28 साल का भी है। हाँ, 14 दूनी 28। अभय जी हमेशा एक बात कहते थे, अभी सुन रहे होंगे मेरी बात शायद, कि बहु यहाँ से संस्कृत कॉलेज था मनिहारों के रास्ते में, और अजमेरी गेट ये लोग बस से जाते थे। तो जब बस से जाते थे तो सारे लोग बस में, सरकारी बस में होते थे, तो लोग पूछते थे तुम कौन से क्लास में हो, तुम कौन से क्लास में हो, तो वो कहते थे हम उपाध्याय में हैं। तो यहाँ लोग समझते उपाध्याय का मतलब, तो मतलब उपाध्याय मतलब 11वीं क्लास में। तो इनका हुलिया देख के, क्योंकि अभय जी आए थे एमकॉम करके, ये बिजनेस करके आए थे, 28-30 साल। अभय कुमार जी तो एमकॉम करके आए थे। हाँ वही एमकॉम करके आए थे भाई। हाँ, एमकॉम करके। तो इतने बड़े बड़ी उम्र के लोग, तो जब किसी से कहें कि हम 11वीं में हैं, तो वे नीचे से ऊपर देखते थे, अच्छा पंचवर्षीय योजना है, एक एक क्लास 5-5 साल में पूरी करते हो। पर उन मूर्खों को क्या पता कि ये मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, ये कोई उपाध्याय करने के लिए यहां नहीं आए हैं, ये कौन सी कीमत चुका के आए हैं। तो कोई पूछता है कि ये क्यों, ये इस उम्र के लोग और ये लोग ऐसे इतना करने के बाद सोनगढ़ जाते थे, फिर क्यों आए? मैं आपको बता दूं, ये सब लोग इसलिए आए जब दादा ने इनको इस बात की प्रेरणा दी कि तुम जानते तो सब हो, तुम पहचानते सब हो, तुमने गुरुदेव से तत्वज्ञान सीधा भी सुन लिया है, लेकिन व्यवस्थित ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है। एक कंपाउंडर, एक बहुत बढ़िया बात मैं कह रहा हूं, एक कंपाउंडर 40 साल तक ऑपरेशन थिएटर में सर्जन के साथ खड़ा रहता है, और अंत में वो कंपाउंडर बन के ही रिटायर्ड होता है। लेकिन एक डॉक्टर सिर्फ 5 साल पढ़ाई करता है और उसे डॉक्टर का तमगा लग जाता है। हम कितने ही पंडित कहला लें अपने आप को, पर हम शास्त्री नहीं हैं, तो कई बार हमें सुननी पड़ती है
हमारे ससुर से भी हमने सुनी कि वो तो शास्त्री है, वो सुनील हमारा साधु है, तो वे हमसे कंपेरिजन करते थे, ये तो शास्त्री विद्वान है और ये तो ऐसे ही पंडित हैं। तो हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हम वो कंपाउंडर वाले डॉक्टर हैं, लेकिन जो शास्त्री वाले पंडित हैं वे वास्तव में पंडित हैं, उनके पास में पूरा वो डिग्री कोर्स है। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपकी बात सुनी और लोग आपकी बात कहानी सुनने से ज्यादा लोगों ने आपके जीवन को देखा है, लोग आपके जीवन को देख रहे हैं। आपसे एक बात इतनी सी कहनी है कि इतना सा बता दो कि अगर विद्यालय में नहीं आते तो क्या सच्ची बात उतने व्यवस्थित तरीके से, उतनी तन्मयता के साथ आपके जीवन में उतर पाती जो आज उतरी है? गुरुदेव का और दादा, छोटे दादा का बहुत उपकार है, हमको सही दिशा यहाँ मिली बराबर, और मैं समझता हूँ मेरे जैसे सुखी बहुत कम होंगे। बहुत बढ़िया। बहुत कम जीव होंगे। वास्तव में बहुत मस्त रहता हूँ, कभी जीवन में 1 रुपए का लोभ नहीं किया मैंने, कि इतनी सालों से मूर्तियाँ दिलाता हूँ, कभी मूर्ति वाले के यहाँ किसी के यहाँ पानी भी नहीं पिया आज तक। कमीशन खाना तो अलग बात है, किसी के यहाँ पानी भी नहीं अपना पानी ले जाता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई सोचा ही नहीं कभी किसी पैसे के बारे में, लेकिन मुझे कोई कमी पड़ी नहीं। बहुत आनंद से, बहुत मस्ती से मेरा जीवन होता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रतिष्ठा के लिए पहले कहता हूँ भैया आकुलता मत करना, आकुलता मत करना, पैसा आएगा, खर्चा होगा, चिंता नहीं करना। सब सर्वज्ञ देव ने देखा हुआ है। मेरी तो एक ही रुचि रहती है कि अपना स्थान पूजन के लिए, स्वाध्याय के लिए निरापद होना चाहिए, अपना स्वतंत्र स्थान होना चाहिए पहले। आज गोदिका जी ने अगर जी इतना बड़ा भवन नहीं बनाया होता तो हम और आप यहाँ अभी तक, आप तो यहाँ एक बार के, हम तो 50 साल से देख रहे हैं ऐसे ही। हर साल शिविर में इतने लोग आते हैं, कितना लाभ लिया होगा लोगों ने, सोचो, विचार करो। बाबू गोदिका जी से हम जब कहते थे कि बाबूजी आपको कैसे मन में आया ये स्मारक बनाने का, मैं सच कहता हूं गोदिका जी की आंखों में से आंसू आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बोले गुरुदेव बोले अरे सेठ इतना पैसा होकर क्या करेगा इस पैसे का, टोडरमल जी के नाम से कुछ बना दे। बस गोदिका जी के मन में आई और उन्होंने इतना विशाल बना दिया। बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपके खानदान में कितने शास्त्री विद्वान हो गए? खानदान मतलब आप तो ब्रह्मचारी हो। मेरा एक तो राकेश जी तो मेरे भांजे हैं। राकेश जी खड़े हो जाना, ये राकेश जी हैं और ये उनकी बेटी, दोनों बेटियां शास्त्री कर चुकी यहाँ से। 2 शास्त्री हो गए बेटियां। दोनों भाइयों की बेटियां शास्त्री कर चुकी यहाँ से। इसके भाई का बेटा अमन शास्त्री है। अमन तुम्हारा वार्डन। हाँ, खड़ा हो जा। अमन कहाँ है? राकेश जी के चचेरे भाई ने शास्त्री किया, उसके बेटे शास्त्री कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरे राष्ट्र के एक चचेरे भाई ने शास्त्री किया, अचल ने, संजय जी ने। मतलब खनिया धाना में तो कम से कम मैं सुनता हूँ तुम्हारे खानदान में, आपके खानदान में खनिया धाना नहीं, करीब हो गए 16-17 तो हो गए होंगे। 16-17। ये हमारी सफलता है। ये सफलता है कि अगर एक बना तो उसने अपने भांजे को, भांजे के बच्चे को, बच्चे के बच्चे को, उसके पोते को, इनने तो शादी नहीं करी, लेकिन बाकी पूरे खानदान में 17 लोगों को प्रेरणा दे दी और 17 लोग शास्त्री हो गए। आप जान रहे हो, आप देख रहे हो उन लोगों को। ये वास्तव में क्रेडिबिलिटी है और ये वास्तव में महिमा है, क्योंकि तभी कोई अपने परिवार को भेजता है जब उसे उसकी कीमत नजर आती है और उसकी कीमत उसे महसूस होती है। भाई साहब, अगेन आपसे प्रश्न, ये सारे के सारे इनके पेरेंट्स हैं और इनके बच्चे 10वीं क्लास में हैं, इन्हें सिर्फ आपको 60 सेकंड में ये कहना है कि विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों भेज दें। ये तो बहुत, वास्तव में इनका बहुत अच्छा भाग्य है इन विद्यार्थियों का। इनको शास्त्री की डिग्री तो मिलेगी ही मिलेगी, आत्म कल्याण का मार्ग भी यहाँ सही मिल रहा है बराबर। इनको नहीं, ये मानो कि इन सबके बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। हाँ, अब ये ने अपने बच्चों को विद्यालय में कैसे भेजें और क्यों भेजें, ये बताओ 60 सेकंड में। 10वीं करने के बाद में पहले यहाँ भेजो, बाद में फिर तुम्हें जो पढ़ाना हो पढ़ाओ। शास्त्री पहले यहाँ कराओ। उन बच्चों के लिए ये ज्ञान मिलना चाहिए स्पष्ट। आज कुंद आचार्य के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कितना आनंद आता है। माँ बाप उनके बहुत खुशी होते हैं, उनके बच्चों का जीवन बनता है। बाहर में क्या दम है? दादा तो कहते हैं मुझे गुलामी का मार्ग नहीं सिखाना है, मुझे स्वाधीनता का मार्ग सिखाना है। वेरी नाइस। मैं दादा से बहुत कहता था, दादा अगर आप चाहो, घूमते समय दादा से बहुत चर्चा होती थी, दादा अगर आप चाहो तो कांजी स्वामी के नाम से विश्वविद्यालय खोल सकते हो। दादा ने कहा जो काम गवर्नमेंट कर रही है वो हमें नहीं करना है,
हमें तो वो पढ़ाई सिखाना है जिससे आचार्य भगवंतों के ग्रंथों को हमारे विद्यार्थी पढ़ें। बहुत बढ़िया, बहुत खूब भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन चंद लोगों में हो जिनने गुरुदेव श्री को बचे हो, उन चंद लोगों में आप बचे हो जिनने गुरुदेव श्री को प्रत्यक्ष देखा है, उनका समागम लिया है। और अब कुछ सालों बाद तो हमें ऐसे लोग देखने को भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने गुरुदेव श्री को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। वक्त उतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, समय निकलता चला जा रहा है। भाई साहब उस पीढ़ी से स्नातक हैं जो पहले बैच के रहे, 1977 में जो आए और आज तक इस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको वैरायटी आप देख रहे हो, सब तरह की वैरायटी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। हाँ जब भाई मैं साहब, यहाँ आया तो बाबूलाल जी मधुर बीना के थे, भोपाल में सर्विस करते थे। उन्होंने अखबार में निकाला कि लोग तो बड़ी मुश्किल से दुकान जमा पाते हैं और जैन धर्म पढ़ने के लिए एक युवक ने 4 साल की जमी हुई दुकान को खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अखबारों में निकाला उन्होंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये सबसे बढ़िया बात आपने सबसे अंत में कही कि इन्होंने जमी जमाई दुकान में आग लगा दी और उसके बाद विद्यालय पढ़ने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत लोगों को प्रेरित किया इस बात के लिए भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब मैं याद कर रहा हूं स्वानुभूति को, मैं बार बार मेरे यहां तक पिंकी आ रहा है और मैं बिल्कुल पिंकी नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल स्वानुभूति ही बोलूंगा। माइक ले लो। और ये हमारी भांजी होती है, ये शुद्धाद्व प्रभा जिनसे आप मिलते रहे हैं और मिले हैं, उनकी सुपुत्री है। और जो सुशीला जी यहाँ हमारी महिला मंडल की अध्यक्ष हैं, उनकी सुशील बहू है ये स्वानुभूति। हमारे खानदान की स्वानुभूति वो बच्ची है जिसने शास्त्री बनने की शुरुआत की। पहली पीढ़ी में तो हम परमात्म जी और अध्यात्म और ये लोग निकल गए, और दूसरी पीढ़ी में मैं इस बात को श्रेय देना चाहता हूँ मेरी बहन शुद्धात्म प्रभा को, जिन्होंने बहुत प्रयत्न पूर्वक और जोर लगा के, और ये पहली ही महिला छात्रा थी, है ना, पहली महिला छात्रा थी, और बहुत जोर लगा के इस बात को दिया। और दादा ने और बाई ने हैं क्या कहा, पहली स्वयं प्रभा थी, पहली स्वयं प्रभा थी, रेगुलर में पहली थी। हाँ वो प्राइवेट में पहली थी, ये रेगुलर में पहली है। तो ये दादा ने और भाई ने इस बात की हिम्मत रखी और हमारी बहन ने उस बात की हिम्मत रखी कि यहाँ इसको पढ़ने भेजा। और मैं स्वानुभूति के लिए कहना चाहता हूँ कि इसका कैलिबर आप लोग जानते हो, देखते हो। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं अगर इसके बारे में नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा। इसके पास में वो कैलिबर है कि जब इसने यहाँ से पढ़ाई की और शास्त्री करा रुचि पूर्वक किया, उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट नंबर्स के साथ वो पास हुई। और फिर आईसीआईसी बैंक ने इसको ले लिया सिर्फ इस बात के ऊपर क्योंकि इसने शास्त्री की है। ठीक है, कोई का एमबीए की डिग्री की होगी, कोई शायद फॉर्मेलिटी के लिए की थी वहां पर, एक शौक से की। लेकिन इसने जितनी भी जॉब चेंज की, उन जॉब चेंज करने में यही बताएगी कि शास्त्री ने कितना बड़ा योगदान दिया। और उसके बाद ये न जाने मैं तो उतने नाम भी भूल गया हूं, आज भी कम से कम 4-5 ऐसी मल्टा मिलियनर कंपनी, लिमिटेड कंपनी की ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो ऑन कॉल और ऑन डिमांड जाती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। आप इसे छोटा मत समझो, ये बहुत बड़ी तोप है, दिखती छोटी है। हमारी बच्ची है तो हम वैसे बच्ची की तरह ही ट्रीट करते हैं, और भगवान करे हम ऐसे ही ट्रीट करते रहें इसको, हमारे लिए कभी बड़ी ना हो जाए। और उससे बड़ी बात प्रतिदिन की स्वाध्यायी है, उससे बड़ी बात प्रतिदिन प्रवचन करती है, और उससे बड़ी बात कि शी इज अ क्रिएटर ऑफ परमागम ऑनर्स कोर्स। ये छोटी बात नहीं है। हमने तो महाविद्यालय शुरू किया, महाविद्यालय की इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी टीम, इतने सारे लोग, शी इज अलोन। उसने अपनी मां के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पति की सपोर्ट लेके एक चीज क्रिएट की, और वो लगी रही। और आज लगभग कितने बच्चे उसका लाभ ले चुके, लगभग 5,000 बच्चे, 5,000 स्टूडेंट उसका लाभ ले चुके। तो परमागम ऑनर्स की पात्र जिसने शुरुआत की और आज तक लगातार उसे ढंग से लेके जा रही है, वो ही हमारे टोडर सिद्धांत महाविद्यालय की स्नातक विद्वान हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसे प्रश्न स्वानुभूति से पूछूं, कुछ ऐसी बात में
तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम एक लड़की हो और लड़की के बाद तुम एक रास्ता चुनोगी तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? शादी हो गई, उसके बाद पूछ रहा हूं। शादी तो उस वक्त हो गई थी जब शादी का मतलब भी नहीं समझती थी, बाल विवाह था मेरा, ओ, तो इसलिए इसकी तो हम बात ना करें। नहीं, लेकिन जब एडमिशन लिया था तब ये नहीं सोचा दिमाग में कि फिर लोग कोई पूछेंगे कि लड़की क्या करती है और हम कहेंगे शास्त्री है, तो फ्यूचर क्या होगा, लड़का कैसे मिलेगा, खाने पीने वाला मिल गया, वो मना कर दिया पंडिता नहीं है, हमें शादी नहीं करनी, ऐसा सोचो दिमाग में नहीं आया? दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं आया कि शादी का क्या होगा या होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ गई थी यहाँ आने से पहले ही कि चौथे काल के पुरुषों की बात अलग है, पंचम काल में मोक्ष तो पुरुषों का भी नहीं होता, इसलिए स्त्री और पुरुष एक जैसे हैं। वाह। दूसरी बात ये समझ में आ गई थी कि जो साधु बन गए हैं उनकी बात अलग है, पर जो अणुव्रति तक भी नहीं पहुंचे हैं तो बाकी तो हम एक ही धरा पे एक साथ खड़े हैं। ये तो हो गई बात स्त्री पुरुष की, क्योंकि आपने वो बात कही तो चक्कर नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा था ही नहीं। ओके गुड। तो जो लोग मैं इस बात को प्रमोट नहीं करना चाहता हूं, वरना परमात्मा जी मुझे इशारा कर रहे हैं कि क्यों तुम प्रमोट कर रहे हो, कि जो लोग अपनी बच्चियों को भी शास्त्री बनाने से कतरा रहे हैं, वे सुन लें इस बात को। और हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन जहां है वहां जैसी है वहां समझ में तो आए, ये दिमाग से भ्रम तो निकल जाए। उदयपुर में विद्यालय है हमारा शास्त्री बच्चियों का, उदयपुर में पढ़ती हैं शास्त्री करती है ना उदयपुर में बच्चियां, तो वो भ्रम हटा दो दिमाग से कि कोई फर्क हो सकता है और इसका कोई फर्क है। यस, तुम कुछ बोल रही थी। अच्छा, बोल देती हूँ। एक दो बहुत खास बातें दिल से करनी है आप लोगों से, खास तौर पे सारे विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं, और जब मैं विद्यार्थी कह रही हूँ तो 50 साल और 60 साल के भी विद्यार्थी ही हैं। शुरू से उन्होंने बात करी कि मैंने जब शास्त्री किया तब क्या विचार किया था। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? थोड़ा ठीक है। हेलो, हाँ ये ठीक है। मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं कैसे कैसे क्या क्या काम जीवन में करूँगी, लेकिन मुझे हमेशा से ये पता था कि मुझे क्या करना है। वेरी नाइस। महात्मा गांधी एक बात हमेशा कहते थे कि आपका लक्ष्य यदि निर्धारित हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने लाइफ में एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, मैं बस बहती चली गई। मुझे एक बात पता थी कि मुझे पूरे जीवन में क्या चाहिए है। जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, जिनसे मेरी शादी हुई है उनके साथ भी, आशीष के साथ, आशीष के साथ, तो उनने भी मुझसे पूछा था कि शास्त्री कर रही हो तो मतलब फ्यूचर तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, ये अजम्पशन मेरे क्लास में जो 10th में बच्चे थे उनको भी ये लगता था कि जा तो रही है अच्छी खासी एक पीस में संत महात्मा बन के शायद गेरुआ वस्त्र पहन के वापस लौटेगी। तो एक वो जो परसेप्शन था लोगों को, ऊपर से नाम स्वानुभूति, तो वो डेफिनेटली था। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगी। मैंने आशीष को भी तब एक बात ये बोल दी थी कि घर पे बैठने का डीएनए मेरा है नहीं है, तो जो कुछ भी करूंगी तुमसे ज्यादा बिजी रहूंगी। ज्यादा कमाऊंगी तो नहीं, वो तो बाई प्रोडक्ट है। ओके। तो हमेशा मैं जब यहाँ शास्त्री कर रही थी, मैंने 2 सपने देखे थे। और मैं, क्योंकि यहाँ बहुत प्रबुद्ध ऑडियंस है, तो एक बात बता दूं, 5 समवायों से कार्य होते हैं। उसमें जो होनहार है और काल लब्धि है वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो हुआ वही होनहार है और जब हुआ वही काल लब्धि है। उपादान तो हम हैं ही। तो मैं निमित्त और पुरुषार्थ की अपेक्षा और उसी की भाषा में बात करूंगी, इस डिस्क्लेमर के साथ में। मेरे 2 सपने थे जब मैंने शास्त्री किया। तो मुझे एक बात ये पक्का पता थी कि मुझे यहाँ से जाना तो होगा, और मुझे इस हॉल में जो गतिविधियां होती थी उनसे बहुत तीव्र लगाव था। यहाँ पे घर पे भी कमरे में पीछे दादा के घर रहते हुए मेरे कमरे का जो स्पीकर है वो 24 घंटे में कभी बंद नहीं होता था। सो जाऊं, जग लूं, नहाऊं, जो करूं, वो स्पीकर खुला रहता था। तो मेरा एक सपना था कि जीवन में ऐसा कुछ हो, मैं जो काम करूं और जहां भी करूं
ये स्पीकर चलता रहे कानों में। असंभव था ये सपना उस जमाने में। 2000 की बात कर रही हूं मैं, सन 2000 की। असंभव था ये सपना, लेकिन आप देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सारी कायनात ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि आज की तारीख में YouTube से उपलब्ध होकर दिन रात स्पीकर हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। जितना मांगा उससे 10 गुना ज्यादा मिला। एक और सपना देखा था जो और भी असंभव था। दादा से भी चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई। लोग तो हंसते ही थे, मैं खुद भी अपने ऊपर हंस लेती थी। मुझे लगता था कि एकमात्र इस पूरी दुनिया में यदि कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो करने जैसा है, तो वो है पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इस बात पर। क्योंकि बाकी की सारी दुनिया तो उन पानी की बूंदों को तवे के ऊपर डाल देती है, उसको वहां पे तड़फ कर उड़ जाने के लिए। डॉक्टर बन लो, इंजीनियर बन लो, आप दुनिया में जो काम कर लो, व्यापार कर लो, होता क्या है, वो स्ट्रेस से तड़फ तड़फ के उड़ जाते हैं और ये भव तो खत्म होता ही है, और इस भव को किस तरीके से कुछ नहीं बचता आपका। यहां पे स्मारक जाने कहां कहां से लाता तो सामान्य लोगों को है, जो पानी की बूंद होते हैं, सबसे साधारण वस्तु, लेकिन एक एक मोती जाने कब बन जाता है, कैसे बन जाता है। ये सामान्य से विशिष्ट, ये संस्था बना रही है हर विद्यार्थी को। और मेरा सपना पता है क्या था? मेरा सपना ये था कि मैं भी यही काम करूं, कोई और छोर नहीं था। आपको आज भी ध्यान होगा, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन का गठन किया था 1999 में, बोरीवली की शाखा का। वहां पे अभी भी भावेश भाई के साथ जो हमारी मीटिंग हुई और डिस्कशन हुआ, उनने बोला अपना उद्देश्य क्या होगा। मैंने कहा सच बता दूं कि हमारी ये शाखा भविष्य के पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की नींव बनी। बहुत बढ़िया। इम्पॉसिबल था, और मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यहां पे मैं ये भी कहूंगी कि शायद स्त्री होना आदि 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 बहुत सारी अड़चनें थी। मेरे पहले 20 साल ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले, अगले 20 साल गृहस्थाश्रम के निकले। एक चीज जो कंटिन्यू रखी जीवन में हमेशा, जब यहां से निकली थी तो ये अपने आप से वादा किया था, दादा से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन बिना स्वाध्याय के नहीं सोऊंगी। बहुत बढ़िया, ये ही असली बात है। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी की, हम बात करते हैं स्नातक की, कि ये सब बातें तो बाहर की, हम तत्व प्रचार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक एक स्नातक अगर प्रतिदिन 1 घंटे का स्वाध्याय अपने लिए करता है तो उसके यहाँ 5 साल रहना सफल हो गए और ये विद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। ये सबसे बड़ी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ सहानुभूति, कि तुम्हारा एक्सपोजर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, तुमने बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल जॉब किए हैं, तुमने बहुत कुछ किया है, और तुम यहाँ तत्व ज्ञान में, तत्व प्रचार में बहुत कुछ कर रही हो, जो मैंने परमगम ऑनर्स की बात की। तो ये बहुत कम लोगों के पास ऐसा होता है। तो मैं 2 प्रश्न हैं इसमें। एक बात तो इसमें बैलेंस कैसे बना के रखा है आज तक, और दूसरी बात है कंपैरिजन कैसे हो सकता है कि इसमें कौन सा महान धारा है, और तुम किसे निषेध बुद्धि पूर्वक करती हो, किसे उपादेय बुद्धि पूर्वक करती हो, और इसमें टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय का योगदान क्या है? बहुत जरूर से। नहीं, पिक्चर वैसे बाकी थी मामा जी। तो एक अपने आप से 2 वादे किए थे, और मैं अपने उस सपने के पूरा करने की ही कहानी बता रही हूं, जो हो गया अपने आप पूरा, मैंने किया नहीं। तो 2 वादे मैंने अपने आप से किए थे कि कोई ना बुलाए तो अलग बात है, लेकिन यदि कोई मुझे प्रवचन के लिए कदाचित बुलाएगा, यदि मेरे परिवार के अनुकूल समय होगा, मेरे परिवार और मेरा काम, इन दोनों से निकालकर यदि समय मिलेगा, तो मैं प्रवचन करने अवश्य जाऊंगी। वो कॉम्प्रोमाइज करना है तो कर दूंगी, ना करूंगी, लेकिन स्वाध्याय कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है, क्योंकि आत्म कल्याण पहले था और तत्व प्रचार बाद में। अब हुआ ये कि बहुत सारे उतार चढ़ाव जब काम करते हैं तो आप देखते हैं प्रतिकूलताएं बहुत हैं बंबई के जीवन में इस प्रकार की, कि आपका ड्राइविंग टाइम ही ऑफिस का कम से कम 1-1.5-1.25 घंटे का होता है। अब मैं यहाँ ये बताऊंगी आप सभी लोगों को कि हमारी दृष्टि से कितना फर्क पड़ सकता है, कि हर थ्रेट आपकी जीवन की आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कैसे? कि मेरा वो टाइम था प्रवचन सुनने का, जब मैं ड्राइव करके ऑफिस जाती थी और वापस आती थी।
सारी दुनिया को ट्रैफिक ज्यादा मिले तो वो दुखी होते थे कि 1 का 1.5 घंटा लग गया। मैं खुश होती थी कि आज मैंने 1 का 1.5 प्रवचन सुन लिया। वेरी गुड, बहुत तो ऐसे मेरे दिन के मिनिमम 2 घंटे का स्वाध्याय तो प्रवचनों के माध्यम से, और रात में सोने से पहले आधा 1 घंटा स्वाध्याय करे बिना नहीं सोना है, ये नियम था। तो मेरा कितना ही बिजी रही हूं, बच्चे हुए, नौकरियां छूटी, बीमार पड़ी, सब टाइप के काम हुए, घर पे बैठी, जब बच्चे हुए मैटरनिटी लीव थी, लेकिन जितना फ्री हुई ऑफिस से उतना स्वाध्याय के घंटे बढ़े। ये बहुत इंस्पायरिंग बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात हम सबको समझने की है, जितने भी मुमुक्षु हैं, साधर्मी हैं, जो मोक्ष की कामना करते हैं, जो इस पथ में लगे हैं, कि भैया अब ये बहाना ना मारे कि हमें समय नहीं मिलता, ये बात ना करेंगे स्वाध्याय की फुर्सत हमारे पास नहीं है, किस किस समय को चुरा चुरा के कहां से हम स्वाध्याय कर सकते हैं। ये बात बहुत प्रेरक है और बहुत इंस्पायरिंग है। फिर ट्रैवल करना पड़ता था, कभी ऑफिस बिजनेस काम से वगैरह वगैरह, तो फ्लाइट का टाइम है, होटल का टाइम है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मुख्य बात मुझे ये बतानी है कि कभी 2 हफ्ते की छुट्टी हो गई है ऑफिस में, या मैं बीमार पड़ गई हूं, लेकिन वो हर घड़ी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। घर पे बैठ के जब बच्चे हुए तो आपको दूध पिलाना है, कोई काम करना नहीं है, तो सुन तो सकते हो, कान तो काम करते हैं। तो ऐसे बहुत मौके मिले 20 साल तक मुझको स्वाध्याय करने के, और सारा काम स्वाध्याय करने से अपने आप हो ही जाता है। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि सपना तो देख रखा था कि ऐसा कुछ काम करूं, मौका कोई ऐसा मिला नहीं था। ये बात तब की है जब सहजता हुई, मेरी दूसरी बेटी, और मैं घर पे थी, और तकलीफ ये है कि मुझे बिजी रहना कंपल्सिव डिसऑर्डर है। यानी कि शरीर से ना सही, काया से ना सही, वंचन से ना नहीं, लेकिन दिमाग ओवरड्राइव में काम हमेशा करता ही रहता है। तो तब मैं फालतू थी क्योंकि ऑफिस का कोई काम नहीं था, और संयोग आप ये देखो कि यदि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए तो मौके कैसे बन जाते हैं। कि मैं चुपचाप घर पे बैठी हुई थी, प्रवचन आदि यहाँ स्मारक का कार्यक्रम सुन रही थी, और उसमें किसी बात में ये आया कि खाली बंबई में ही 20 शास्त्री हो गए हैं। ओके। और ये आया कि 1000 शास्त्री होने ही वाले थे ऑलमोस्ट, कि हमारे देश का कोई कोना नहीं है जहां शास्त्री भाई नहीं है। तब मुझे ये स्ट्राइक किया कि जाने कितने लोगों को मैंने प्रवचनों के लिए, क्लास के लिए मना किया जीवन में, डिमांड तो बहुत हैवी है, और आज हम देख रहे हैं कि सप्लाई भी बहुत हैवी हो चुकी है। तो क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए कि डिमांड और सप्लाई को मिला दिया जाए, तो इनका भी कल्याण हो जाएगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। और सौभाग्य से, दुर्भाग्य से, जो भी आप कहो, मैं एक्सेंचर में काम किया करती थी 2012 के बाद से 3 साल। तो एक्सेंचर में हम 3.5 लाख एम्प्लॉइज थे, और मेरी सारी की सारी टीम पूरी वर्चुअली हम काम करते थे, क्योंकि कोई भी ऑफिस में नहीं बैठा था। हम वर्क फ्रॉम होम कल्चर में तब से हैं। तो तब मुझे ये लगा, क्योंकि मैंने आईटी, उसका फायदा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब देख लिया थे, तो मन में ये विचार आया कि ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या। दादा से बात हुई, आदि आदि आदि, और पमांगम ओनर्स का जन्म हो गया। अब नहीं, सुनो, अच्छा, मैंने ऑफिस में काम बहुत किए। अब सुनना, किए अंडरलाइन वर्ड है, प्लानिंग करी, स्ट्रेटेजाइज करा, दिमाग लगाया। मैंने जिंदगी में एक ही काम है जो सच्ची में नहीं किया। क्यों? क्योंकि द पॉइंट वॉज आई हैड नथिंग टू लूज। मुझे लोगों ने बोला ऐसे कुछ होता है क्या, कोई नहीं पढ़ाई करेगा तुम्हारी वर्चुअल, कोई ऑनलाइन नहीं समझेगा, ऐसे कैसे, ये कैसे, लोग छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, बट व्हाट डू आई हैव टू लूज। क्यों? क्योंकि नहीं होएगा तो नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसा काम था जो मैंने कभी नहीं किया, ना प्लान किया, ना विचार किया, ना सोचा कि ये बहुत सफल हो तो ही करना है। मुझे लगा कि आज की आज देखते हैं, कल की कल कमाएंगे। ओके, गुड, वेरी गुड। तो ये बात कहां से आई? ये बात कहां से आई? ये थॉट कहां से आया? डीएनए तो जो आप सुनना चाहते हैं वहीं से पैदा हुआ। हाँ। और उसके बाद में जो निरंतर स्वाध्याय, जो यहाँ की गतिविधियों से जुड़ा रहना था, क्योंकि एक्चुअली में ये मेरा मानना है कि 5 साल में जो आप शास्त्री बनते हो, एक्चुअली में नहीं बनते हो। 5 साल में आप बालबोध का, नमोकार मंत्र का पाठ समझने लायक ज्ञान प्राप्त कर पाते हो। यानी कि शास्त्री एक बार नहीं करना चाहिए किसी को भी, मेरी दृष्टि में, क्योंकि पहली बार का शास्त्री तो कहाँ सूख जाता है पता नहीं चलता है। असली विद्वान बनता है
जब वो उसके बाद अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, गहराई में डूबता है। तो ऐसे जो गृहस्थ आश्रम था वो मेरे वानप्रस्थ आश्रम का नींव बना, जो 40 के बाद शुरू होता है, और 60 के बाद मेरा संन्यास आश्रम शुरू होने वाला है। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज तुम जिस जिंदगी के जिस पड़ाव पे पहुंची हो, तो उसमें इस विद्यालय की पढ़ाई का कितना योगदान है? अगर नहीं होता तो क्या होता? तो पिंकी क्या होती अगर यहाँ पर शास्त्री नहीं किया होता तो? पता नहीं कि इस जन्म में तो जो भी होती, कुछ धुआंधार होती, लेकिन अगले जन्म में निगोद में होती। हाँ, ये बात हुई। तो अगर आपको अगले जन्म का संभालना है तो टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय में प्रवेश पाना ही होगा, वरना फिर निगोद का रास्ता खुला हुआ है, ऐसा स्वानुभूति कह रही है। स्वानुभूति, ये सब के बच्चे 10वीं क्लास में हैं, 60 सेकंड में तुम्हें बताना है कि अपने सब बच्चों को इस साल विद्यालय में प्रवेश दिला दें। मैं माँ बाप से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके बच्चे भूखे मरेंगे इस जीवन में, क्योंकि रोटी नहीं मिलेगी। देश का आप अगर स्टैटिस्टिक्स भी देख लो तो गरीबी से ज्यादा लोग नहीं मर रहे हैं, स्ट्रेस से मर रहे हैं। तो यदि आपको अपने बच्चों को धनवान देखना है तो वो वैसे ही हो जाएंगे अगर होने वाले हैं तो, और नहीं होने वाले हैं तो कैसे भी नहीं होंगे। लेकिन यदि आपके बच्चों को सुखी देखना है तो एकमात्र उपाय बिल्कुल चाहिए, तो समय सार वगैरह सब ला दो, हाथ रख के हम कसम खा के बता सकते हैं कि ये ही एकमात्र उपाय है। बहुत बढ़िया बात कही। और मैं आपको बता दूं कि स्वानुभूति का भाई आराध्य ने भी यहीं से शास्त्री किया है, और उससे बड़ी बात कि इसने अपनी बिटिया को इसी साल नहीं, पिछले साल कनिष्ठ में एडमिशन दिलाया है। वो यहीं खड़ी होगी हमारी बिटिया विशुद्धि, अगर है तो कहीं खड़ी हो जाए। सेकंड जनरेशन स्नातक यहाँ है, अगर नहीं है तो कहीं और से सुन रही होगी। हाँ है तो खड़ी हो जाना, शर्माती क्यों है? तो ये सेकंड जनरेशन, आप कल्पना तो करो, दूसरी पीढ़ी यहाँ पढ़ रही है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? थैंक यू बेटा, बैठ जाओ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम कहें कि कैसे प्रेरणा दे दो दूसरे लोगों को कि वो विद्यालय में आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वानुभूति, तुमने अपना समय निकाला और अपनी बात कही। पर अब मैं आ रहा हूं भाविन के पास, उससे पहले मैं सुनील के पास आ रहा हूं। ये सुनील जैन हैं और अभी अभी ताजे लाइमलाइट में ज्यादा कई लोगों के आए हैं, क्योंकि हम ग्वालियर में शिविर करके आए हैं। ग्वालियर का जो शिविर था उसमें सुनील की बहुत अहम भूमिका थी। इनके बड़े भाई मुकेश जी उसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने बागडोर संभाली। और सुनील ने उस पूरे शिविर को हम अगर मैं अपनी बात करूं तो हम पूरे टोडर स्मारक को एक ही कॉन्फिडेंस था कि अगर सुनील है तो निश्चित तौर पे हम इस जंग को जीत जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। और ये मेरा रिश्ते में साड़ू होता है, और उससे पहले ये हमारा दोस्त था, क्योंकि ये यहीं पढ़ता था और हम भी पढ़ते थे। और मैं कहना चाहता हूं, जब बड़े दादा मुरार इनके घर पे गए तो इनके पिताजी का विनोद चंद जी था। तो दादा ने इनसे पूछा, बाबू चाचा कि विनोद चंद जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा 5 हैं, तो एक हमें दे दो। तो उन्होंने कहा ले जाओ। तो दादा ने कहा सुनील फॉर्म भर दो, विद्यालय में एडमिशन ले लो। ठीक है। ऐसे आए हैं बेटा ये बच्चे। अब हमें उसी चीज की कमी नजर आती है। हम बातें करते हैं सभा में, हम बोलते हैं सभा में, हम अखबार में छाप देते हैं, हम व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, लेकिन हमें वो काम करना पड़ेगा आपके साथ मिलके। जब एक एक घर में मास्टर केसीजन वाला काम करना पड़ेगा, जो बंडा वाले हैं, एक एक घर में जाके उनसे बात करें। बाबू भाई अभिनंदन जी को ले आए, फिर दादा सौरभ गौरव को ले आए, छोटे दादा, बड़े दादा सुनील को ले आए। ऐसे न जाने सैकड़ों हजारों ऐसी कहानियां हैं, और सुनील को लेके आ गए। सुनील ने एक बहुत बड़ा अपना घर में इनके अपने परिवार के पैसों से मंदिर बनाया, खुद का मंदिर है। सुनील उसमें प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं। सुनील का अपना हीरे जवाहरात का नहीं, सोने का बहुत बड़ा, अहिंसा डायमंड के नाम से सोने का बहुत बड़ा व्यापार है। और सुनील इतने बड़े व्यापार और इतने बड़े काम, और तुम अब फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ तुम प्रतिदिन स्वाध्याय करते हो, प्रवचन करते हो, और ग्वालियर में गतिविधियां रन करते हो। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया तुम्हारे लिए, और तुम्हें अपने व्यापार में बाधा महसूस नहीं होती? मेरा
बड़े दादा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, मम्मी का उपकार है, तो आपने बता ही दिया। जब उसके पहले थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि जब यहाँ से स्मारक से मेरे पास पत्र आया कि आपका जयपुर में एडमिशन, कौन से सन की बात है ये? 89 की बात होगी। 89 की नहीं, 89 की नहीं, 89 नहीं, 87 होगी। 86 की 86। दादा का पत्र आया कि तुम्हारा जयपुर में एडमिशन करने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं वो पूरा पत्र लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ जो मेरे परिचित थे मोक्ष लोग, उनके घर घर गया। अरे मेरे पास एक पत्र आया है, मतलब मोक्ष मार्ग का मानो पत्र आया हो, ऐसे लेके मैं लोगों के घर घर गया और मेरे को इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। अब आपने क्या पूछा था वो मैं भूल गया। देखो आदमी ना सोच के आता है मुझे क्या बोलना है तो बोल देता है। हमने किसी को नहीं बताया तुमसे क्या पूछेंगे, फिर भी वे तैयारी में थे। हाँ। तुम्हें ये बताना है कि आज तुम्हारी जो पोजीशन है उस पोजीशन में तुम जो प्रतिदिन तत्व प्रचार और आत्मानुभूति का काम करते हो उसमें कुछ अड़चन नहीं आती है कि बहुत बिजी हैं, दुकान सुबह से रात तक, व्यापार बड़ा है, इन सब में अड़चन नहीं आती? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। क्यों? यदि तत्व अपने साथ है तो रंच मात्र भी आपको तकलीफ नहीं होगी इन चीज़ों से। हम पूजा करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, हम उस काम से अपने आप को भिन्न गायक माने तो बाकी सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो व्यापार में नुकसान नहीं होता? होता होगा, वो तो पुण्य के योग से सब मिलता है। ये जो अपन यहाँ समझ है ना, स्मारक ये समझ पढ़ने से आती है, ये निराकुलता पढ़ने से आती है। व्यापार में जो हो रहा है वो अपने पुण्य प्रमाण हो रहा है, उदयानुसार हो रहा है। तो जीवन में अगर निराकुलता चाहिए तो उसे शास्त्री बनना पड़ेगा। तो ऐसा कह रहे हो? यही कह रहा हूँ, ये स्मारक से ये सीखा है। तो अब काय की चिंता करना कि कमाने की चिंता करना, ये जो नहीं कमाया है उसकी चिंता करना। मैं अभी पता नहीं कुछ दिन पहले एक के पास गया था तो उसने मेरे से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने सब कुछ तो है। अब वो भी जैनी था तो मैंने, हो सकता है सुन रहे हो, तो मैंने तो उनसे कहा कि मेरे को सम्यक दर्शन चाहिए, यदि वो तुम दे सकते हो तो दिलवा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो चुप हो गया उसके बाद कि क्या दे सकते हैं। अपने पास यदि तत्व से जुड़े हो तो कुछ भी, कोई भी परेशानी जीवन में आने वाली नहीं है। मेरे जीवन में भी ऐसी परेशानी आई थी कि मैं पता नहीं क्या करता, परंतु मैं स्मारक से जुड़ा, तत्व से जुड़ा रहा तो वह सब चीज़ें छोटी सी हो गई मेरे सामने। मैं तो स्मारक का इतना ऋणी हूँ कि मेरे खून का एक एक कतरा स्मारक का ऋणी रहेगा जीवन भर, जिसकी वजह से मैं आज ये ऋणी क्यों हो स्मारक ऋणी क्यों हो? क्या वजह है? लोग तो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते और तुम ऋणी हो। अभी स्वानुभूति ने कहा ना, यहाँ नहीं होते तो निगोद में हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए हो? इसलिए कहीं मैं भी यदि यहाँ स्मारक में नहीं होता तो क्या कर रहा होता, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या कर रहा होता तो वो भगवान जाने क्या कर रहा होता। कि भगवान के ज्ञान में यही झलका कि मैं तत्व प्रचार करूँगा तो वही करता हूँ। मेरी पत्नी है, कभी तो मेरे को गुरु मान के मेरे पाँव छूने लग जाती है और कभी गुस्सा होके, मैंने ये करती क्या है, कभी तो पाँव छूते तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे सिखाते हो, और कभी गुस्सा करने लगती। मैंने इसका स्वभाव है। तो गुस्सा करने लगती बताना जरूरी था अभी? दोनों स्वभाव बता दिए। दोनों स्वभाव बता दिए। स्वभाव बता दिए। तो तुम्हारी पत्नी को माइक दे दो जरा। तो तुम्हें अपने पति पे गर्व है? हाँ, बहुत गर्व है। क्यों? क्योंकि उन्हें तत्व से जुड़े हैं, इसलिए मुझे गर्व है। नहीं, देखो तुम इस स्टेज पे बैठी हो इसलिए बातें मत करो। ये बहुत पैसे कमाते हैं, इनका नाम बहुत बिजनेस में है, व्यापार में, इसलिए गर्व है? नहीं, बिजनेस में तो वो मालूम है कि पुण्य होगा तो अपने आप मिलेगा ही, ये बात इन्होंने मुझे सिखाई। अच्छा। और जिससे मुझे दिल में और दिमाग में शांति है वो तत्व के बल से ही मिलती है। वेरी गुड। ये सुन ले, ये पत्नियां और ये लड़कियां और ये महिलाएं और ये पुरुष भी सुन लें, अगर आप अपनी पत्नी के गुरु बनना चाहते हो तो आपको शास्त्री करना पड़ेगा, वरना इसके बिना कोई पत्नी कह तो दे पति मेरा गुरु है, प्राण पी ले वो उसके, लेकिन शास्त्री किया ना प्रवीण तुमने, तो तुम्हारी पत्नी भी कहती होगी तुम मेरे गुरु हो। ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो सरिता, तुमने क्यों अपने बच्चे को, इन्होंने अपने बच्चे को भी
शास्त्री बनाया, द सेकंड जनरेशन। ये कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ा इतिहास तोड़ो में सिद्धांत महाविद्यालय का हो गया कि उन्होंने अपने बच्चे को भी भेजा। तो अपने बच्चों को क्यों भेजा तुमने पढ़ने के लिए? क्योंकि मैंने इनका जीवन देखा कि बहुत शांतिमय है, सरल है, तो यही रास्ता है शांति का। तो संचित को भी इसीलिए भेजा कि बाकी सब तो होता रहेगा, तुम इस मार्ग में लग जाओगे तो बाकी तो पीछे सब कुछ होता चलेगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि संचित को शास्त्री बना देंगे तो शादी कैसे होगी, गृहस्थी कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा? तो मेरे साथ भी तो यही हुआ। मैंने भी जब आपकी बात सुनी तो मैंने सब छोड़ दिया। तो दादा ने बोला कि उसके दादा का ही योगदान था। दादा को क्या मेरे से पता नहीं, इतना प्रेम था कि वो बोले कि मैं पहली और आखिरी बार तेरे लिए लड़का देखने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं किसी के लिए लड़का देखने नहीं जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि ज़रूर जब इतने बड़े बड़े लोग निर्णय ले रहे हैं तो ज़रूर कोई बात है। तो मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया, पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर, आपके ऊपर, कि ज़रूर कोई अच्छी चीज़ और सच्ची चीज़ मिलने वाली है, मेरे जीवन में कुछ अनोखा होने वाला है। तो जो वो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम शास्त्री के चक्कर में फंस गई? नहीं, मैं तो सोचती हूँ मैं यहाँ नहीं होती तो मैं कहाँ फंस गई होती। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए भी ये बात हाईलाइट कर रहा हूँ कि लोग, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोग सोचते हैं कि अगर हमने शास्त्री कर लिया तो शादी कैसे होगी, परिवार कैसे चलेगा, कौन लड़की मिलेगी, हम शादी कैसे करेंगे, हम तो आलू प्याज नहीं खाते हैं, कोई नहीं मिलेगा। अरे भैया, आज तक एक कुंवारा नहीं रहा और जिसको कुंवारा रहना था उसकी शादी हुई नहीं। तो बिल्कुल तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, जैसा मानोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सुनील और सरिता। अब मेरी घड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, मेरी नजर तो घड़ी पर है। मैं भावेन और धारा की बात कर रहा हूं। कभी कल्पना कर सकते हो आप कि कोई ऐसा कपल हो सकता है जो अमेरिका में जाए और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अमेरिका में बनी बनाई नौकरी को एक कोने में सरका दे और अपनी बच्ची को शास्त्री करने के लिए हिंदुस्तान में आ जाए? हैं? और मैं घर गया हूं भाभिन के और धारा के को, जो अमेरिका के घरों की जो कल्पना आपने की थी, उस घर से एक छोटा घर उनका नहीं है। और वहां से वो बच्ची जो पढ़ने आई है उसकी मनस्थिति सोचो कि छोटे से कमरे में रह के पढ़ने आ जाए। अपने बच्चे को ये लेके आ गए इस बात के लिए और जयपुर के स्कूल में भर्ती करा दिया और खुद जयपुर में सामने किसी इनका तो वहाँ बंगला है, वहाँ बंगला ही है, वो तो बंगला बोलते हैं शायद यूएस में, हाउस, हिंदुस्तान की भाषा में तो बंगला है। और यहाँ पे एक फ्लैट में कोई 1200-1500 स्क्वायर फुट के फ्लैट में रह रहे हों, तो आप कल्पना कर सकते हो इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। इनकी जो तनख्वाह है ना वो डॉलर में है और इन्होंने कहा मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं करूंगा, वर्क फ्रॉम इंडिया करूंगा। तो उन्होंने कह दिया करना है तो करो, तो करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह आधी कर देंगे। इन्होंने कहा कर दो। आधी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। बिटिया को यहां शास्त्री पढ़ा रहे हैं इस बात के लिए, सेंटर पॉइंट है बिटिया को शास्त्री पढ़ाना। बेटे से कह दिया कि जा बेटा तू हिंदुस्तान में पढ़ेगा। कहां है? खड़ा होना बेटा। इनका वीर कहां है? खड़ा होना। किधर है? खड़ा हो, इधर आ। अब ये बच्चा जो अमेरिका में पैदा हुआ, ये अमेरिकन सिटीजन होगा? दोनों अमेरिकन सिटीजन है। ये अमेरिकन सिटीजन और अमेरिकन सिटीजन से कह देंगे तू चल झुमरी तलैया। कहने की बात, इधर आ। उधर क्यों? मम्मी पास क्यों खड़ा हो रहा है? और ये वहां से पढ़ के आगे इसको क्या समझाया होगा कि चल तेरी बहन शास्त्री कर रही है इसलिए तुझे जयपुर पढ़ना पड़ेगा। और जो फुसर करने वाले गोरे इसके दोस्त होंगे उन सबको छोड़ के आ गया। अभी समझता भी तो नहीं अच्छी तरह से हमारी भाषा, माइक देना। तो ये बेटा तू जब वहां से छोड़ के आया तो तू इंडिया आया ना, हिंदी समझ में आती है? आती है। तो तुझे पापा मम्मी ने क्या समझाया? तुझे क्यों इंडिया पढ़ना है? मुझे नहीं पता। तुझे इंडिया पढ़ने क्यों आया है? दीदी के लिए। हैं? दीदी के लिए। दीदी के लिए? दीदी खड़ी हो ना। दीदी तेरे लिए, तेरी शास्त्री के लिए इसने कीमत चुकाई है। आप सोच रहे हो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे, माफ करिए, मैं धारा को, इस वीर को और भाभिन और धारा को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट प्रमोटिंग दीज कपल। मैं इन्हें प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इस फैमिली को। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि वो कितनी बड़ी कीमत
और कितनी बड़ी महिमा इनके दिमाग में शास्त्री की होगी, जिन्होंने अपने पूरे बने बनाए कुनबे को, बने बनाए उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को टुकड़े कर दी, तिलांजलि दे, जो इतनी बड़ी कीमत चुका दी। हम तो अपने बच्चों को अमेरिका भेजते इस बात के लिए कि तुझे पढ़ना है, और जी अमेरिका से पढ़ के हिंदुस्तान में आ गया। सोचो तो सही। और दुर्भाग्य तो यह कि हमारे पड़ोस का आदमी इसलिए नहीं आता है, शास्त्री क्यों करनी है। ये इस बात के लिए आ गया कि उनकी बिटिया जिसको शास्त्री करनी है उसका मन लगा रहे। इन्हें नहीं सोचा बेटे के भविष्य का क्या होगा, उन्हें नहीं सोचा कि उनकी सैलरी का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। भाभी ने पूछा, थैंक यू बेटा, जाओ जाओ, थैंक यू। एक बार धारा तू भी खड़ी हो जा। ये धारा है जिसने ये, ओह धारा, ये मेरे लिए ना, धारा इतनी छोटी थी जब मैं जानता था, है ना। अब वो जिया है, तो धारा उसकी माँ का नाम है, तो ये जिया है। एक बार यस ये पढ़ने के लिए आई, तो भाभी ने एक लाइन बताओ कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन तुमने क्यों किया। डिसीजन तो मैंने बता दिया, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन तुमने क्यों किया, एक लाइन बताओ, व्हाई। बहुत टफ है एक लाइन में बताना। दो में बता दो। इस धर्म की बहुत ज्यादा महिमा गुरुदेव श्री के समय से है, हमें, हमारे परिवार को। गाना माइक ले लो। और दूसरा, जिया का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन खुद का कि मुझे यही करना है, और एज पेरेंट्स हमारा उसके प्रति का मोह और धर्म के प्रति की आस्था, इस कारण सर हम यहाँ आ गए। धारा मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जिया को तो इतनी बड़ी इतनी शायद महिमा कैसे आई होगी, आई डोंट नो। इतनी सी उम्र है उसकी, 15, 16, 17 साल की एज होगी, उसे ये महिमा तो नहीं आई। तुमने ऐसे कौन से संस्कार डाले जिससे उसको ये इतनी बड़ी महिमा क्रिएट हो गई। सुन ले ये सब माताएं और पिता, मुझे पता नहीं क्या बोलने वाली है, पर प्रश्न बहुत स्ट्रांग है। उसको ये महिमा घर के वातावरण से आई है, और ये घर का वातावरण जो है उसका पूरा श्रेय टोडरमल स्मारक को जाता है, क्योंकि दादा मेरे गुरु हैं और बचपन से मैं यहाँ आई हूँ, तो वही वातावरण मैंने उसको वहाँ भी देना चाहा है। कैसे दिया होगा, वहाँ तो सारे गोरे हैं, स्कूल में तो अड़ोस पड़ोस में बाहर निकलो तो गोरे हैं, और वे तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो तुमने कैसे दिया उनको। पाठशाला करवाई है। कहाँ पर। ऑनलाइन। ऑनलाइन पाठशाला शिकागो में करवाई, उसका फल है ये। उसका भी पूरा श्रेय टोडरमल स्मारक को ही जाता है, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। तो वहाँ तो मैं जिया को श्वेतांबर पाठशाला में भेजती थी, और मेरी मम्मी भी यहाँ है। मेरी मम्मी सोनगढ़ से है, मतलब उसका जो पियर है सोनगढ़ का है। तो सोनगढ़ वाले तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। मेरी कजिन्स, मेरी मामा की लड़कियाँ मुझे बोलती थी कि तू क्या कर रही है, अपनी बेटी को श्वेतांबर पाठशाला में भेजती है। लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी को एक भी श्वेतांबर संस्कार नहीं पढ़ेंगे, पर मैं उसे एक मंदिर का वातावरण देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको वो पाठशाला में भी भेजा है। पर उसका बेस पक्का रहे, इसके लिए मैंने उसको ऑनलाइन पाठशाला कराई है। मैं उसके तीनों टीचर्स का नाम लेना चाहूँगी। चारू अखिल जैन जो यहीं रहती है, तापसी जो अपने बिपिन जी की बेटी है, वो भी यहीं की स्नातक है। हाँ, और अपने शांति भाई की जी की बेटी प्रतीति, वो भी यहीं की स्नातक है। हाँ, ये तीन, मतलब वही तो बोल रही हूँ, स्मारक का ही उपकार है, तो उसका बेस कभी नहीं डिगा। वहाँ के टीचर्स के ये और अनंत पाटनी का बेटा आदि, ये दोनों दिगंबर स्टूडेंट्स रहते थे वहाँ शिकागो पाठशाला में, और फेवरेट स्टूडेंट्स रहते थे, और टीचर को क्वेश्चंस करते थे, और टीचर के पास आंसर्स नहीं रहते थे। वहाँ के श्वेतांबर टीचर्स भी डॉक्टर्स थे, मतलब बहुत ही भाविन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक जेंट्स को, एक हेड ऑफ द फैमिली को ये लगता है कि मेरी फैमिली का होगा क्या, उसको चिंता होती इस बात की कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, उसका कैरियर का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। तुमने सब कुछ हटा दिया।
नहीं, पूरा तो नहीं हटाया, वो चलता चला काफी, उसीलिए 1 साल डिसीजन मेकिंग में लगा, उसके लिए प्लानिंग। तुम्हें 1 साल लगा? 1 साल। लोगों को तो जिंदगी लग जाती है फिर भी नहीं ले पाते हैं। 1 साल लगा। 1 साल में तुमने क्या क्या सोचा? बस सारे एंगल से सोचा कि हम जाएंगे तो क्या उसमें प्रोज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, नहीं जाएंगे तुम्हें तो क्या? कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दिया आने में? हाँ, आने में तो सारे बेनिफिट दिखाई दिए। ओह अच्छा पूरे अच्छा। दिखाई दिए, बिल्कुल। सबसे बड़ा बेनिफिट कि जो मनुष्य भाव है उसमें वो अपने आत्मा का कल्याण कर ले। मेरा गोल तो यही था उसके लिए कि नॉलेज इज वन थिंग, बट खुद का काम कर ले, जो गुरुदेव श्री हमेशा कहते तुम्हें थे। माइनस पॉइंट नजर नहीं आए यहाँ आने में? माइनस पॉइंट में थे थोड़े बहुत, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, दोज आर ऑल स्मॉल थिंग्स। आपने जैसे कहा वहां 4000 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे, बड़ी गाड़ी चलाते थे। यहाँ पे क्योंकि अभी मुझे भाभी ने बताया इन्होंने अपना मकान किराए पे दिया है, BMW इनके पास थी जो बेच के आ गए हैं क्योंकि वो रख नहीं सकते थे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, आप कल्पना कर पा रहे हो कि नहीं, कि घरौंदा बनाया और बने बनाए घरौंदे को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अपने बच्ची को शास्त्री बनाना है। दिस इज द बॉटम लाइन। इसकी महिमा है कुछ? ये बात समझ आती है कुछ? तुम्हारे रिश्तेदारों ने तो बहुत सपोर्ट किया होगा। लगभग सभी ने यही कोशिश, और वो भी हमारे वेल विशर्स ही हैं, पर लौकिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ हम जो करते हैं वो अध्यात्म की बात अलग है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने भी काफ़ी हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए कि यहाँ वहाँ रहने के बेनिफिट्स क्या है और यहाँ आके क्या क्या हो सकता है। तुम ऑनलाइन भी सीख सकते हो, बेटी ऑनलाइन भी कोर्स कर सकती है। तो लगभग सभी ने यही प्रयास किया। मेरे ख्याल से 100 में से 98 लोगों ने हमें मना किया, 2 लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं यही करना चाहिए और आपको यही करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी धारा का भाई ध्रुवेश भी यहाँ का स्नातक विद्वान है। यस, ये कितनी बड़ी बात है। कौन से सन में गया था ध्रुवेश यहाँ से? 95 बैच। 95 बैच एंट्रेंस और एंट्री और एंड एंट्री। हाँ, नहीं एंड है। पास आउट तुम्हारे साथ था, सीनियर था, पीयूष का सीनियर था ध्रुवेश। आप सोचो कि ध्रुवेश यहाँ पढ़ के गया, मणिकांत जी और मम्मी का नाम ज्योत्सना बहन ने यहाँ अपना घर भी लिया हुआ है। और उसके बाद जब ध्रुवेश पढ़ के गया, धारा को वो संस्कार गए, ऐसे भावेन से शादी हुई, शिकागो चले गए। आप देखो तो सही मुश्किल कितना था वहाँ पे, इतना बढ़िया जॉब, इतनी अच्छी। और धारा भी यू वर आल्सो इन जॉब। या तब धारा की भी वहाँ जॉब थी, तो तुम तो छोड़ के आ गई हो। यस, धारा की जॉब थी, फाइनेंशियल लॉस समझ रहे हैं आप। धारा ने अपनी जॉब को तिलांजलि दे दी और उनकी जॉब 50% पर है। और हमारा बरुआ सागर का आदमी सोचता है विद्यालय में क्यों भर्ती करना है। मैं शायद इनसे प्रश्न नहीं पूछूंगा कि 60 सेकंड में बताओ कि बच्चों को क्यों भेजना चाहिए, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी और इनका पूरा निर्णय अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि हर व्यक्ति को अपने बच्चे को विद्यालय में भेजना चाहिए। कुछ कहना चाहते हो तुम दोनों? सो फार वी आर वेरी हैप्पी। हम लोग अभी तक यहाँ हमारे 1.5 महीना हुआ मुझे। इससे पहले जनवरी में आए थे, 4 दिन रुके थे स्मारक में। जैसे सब ने बताया, यहाँ का एक वाइब अलग है, एक यूथ वाइब है। और जो जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज बह रहा है यहाँ पे। सो जो थर्स्टी है वो वहाँ यहाँ आके अपनी प्यास बुझा सकते हैं, आई फील। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। धारा? मुझे तो ऐसा लगता है बस जैसे गंगा बह रही है यहाँ जिया की वजह से, हम दोनों का भी भाव सुधर जाएगा। Very, तो वी बहुत आर बढ़िया, बहुत थैंकफुल बढ़िया, टू बहुत जिया बढ़िया। फॉर ब्रिंगिंग अस हियर। जिया स्नातक बनेगी, कंपाउंडर तो ये भी बनने वाले हैं, क्योंकि 5 साल तो ये भी पढ़ाई करेंगे। और ऐसा ही हमारा एक कपल जिसको मैंने पिछली बार बुलाया था, अश्विन भाई और श्री,
जिनकी बिटिया यहाँ पढ़ रही है, कनिका, अनिका खड़ी होना बेटा, अनिका यहाँ पढ़ रही है, और श्री भी एक बार खड़ी हो जाए, अश्विन भाई भी खड़े हो जाएं, जो अपनी बेटी को लेके यहाँ आए और इन्होंने अपना सब कुछ व्यापार साइड में कर दिया और यहाँ पर सिर्फ अपना लाभ ले रहे हैं। 1 साल 1.5 साल, आपको 1 साल हो गया, 2 साल इनको यहाँ हो गए हैं। कोई रिग्रेट आपको, कोई डाउट, कुछ लगता है कहाँ अटक गए? बिल्कुल नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समय बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपसे 5 मिनट और चुराऊंगा, क्योंकि यार मैंने जो मेहनत करी है वो तो मैं पूरी करूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत करी बाबू चाचा, फिर पता नहीं कब समय मिलेगा। क्योंकि मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, आप लोग उसके गवाह हो, और वो लाइन मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन भी सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप है, और ये 600 लोग इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं उन लोगों को भी बात कहना चाहता हूँ, 800 हाईएस्ट हैं, और फेसबुक पे अलग और यूट्यूब पे अलग हैं। मैं कुछ, मेरी पीड़ा भी है, मेरा दर्द भी है, जो मैं बयां कर रहा हूँ, परमात्मा जी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये विद्यालय नहीं होता तो क्या होता? झड़ते जा रहे हैं इस बट वृक्ष के सारे पत्ते। संजीव चले गए, धर्मेंद्र चले गए, बड़े दादा चले गए, छोटे दादा चले गए, और जितने बच्चे हैं वे कोई बहुत दिनों के नहीं हैं। झड़ते जा रहे हैं इस बट वृक्ष के सारे पत्ते, और हम यूं ही अनाथ बिन विद्वान रह जाते। सोचो अगर ये महाविद्यालय ना होता तो क्या होता? सोचो अगर ये महाविद्यालय ना होता तो क्या होता? आज ये जो दूर तलक चमचमाती पंडितों की दीपमाला दिखाई दे रही है ना। खड़े हो जाओ सारे बच्चे जितने खड़े हो, खड़े। जिन कुमार तुमको बोला तो मैं सिखाया नहीं इनको, सुनो, बाकी लोग खड़े मत होना। मैं जिन कुमार से बोला था ये लाइन बोलूं तो इनको खड़ा कर देना। सब पोल खोल दी मेरी। सुनो, आज ये जो दूर तलक चमचमाती विद्वानों की दीपमाला दिखाई देती है ना, ये ज्ञान श्रृंखला दिखाई देती है ना, अगर ये नहीं होती तो क्या होता? बैठ जाओ बेटा। अगर ये ना होती तो क्या होता? सिरहे उठता हूं मैं, कप कपा उठता हूं मैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है मेरा, नींद और चैन उड़ जाता है मेरा। अगर ये महाविद्यालय ना होता तो क्या होता? अगर ये महाविद्यालय ना होता तो क्या होता? जनाब, अब सुनो क्या होता। जनाब, अगर ये महाविद्यालय ना होता तो कैसे ज्ञानवान चरित्रवान पंडितों की फौज होती। कौन नन्हे नन्हे बच्चों को पंडित जी कह के नमता? कौन इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पंडित जी कह के नमता? कौन इस कुनबे को आगे बढ़ाता? ये विद्वानों का, पंडितों का कुनबा ये खत्म हो जाता ये पंडितों का कुनबा। कौन इस कुनबे को आगे बढ़ाता? कौन इन प्यासों को अमृत पिलाता? और कौन लक्ष्मी से ज्यादा सरस्वती का सम्मान करता? कौन लक्ष्मी से ज्यादा सरस्वती का सम्मान करता? बताओ मुझे। एक अलग समस्या, बताओ मुझे, हम किसके सामने हुंकार भरते? बताओ मुझे, हम किसके सामने ये हुंकार भरते कि पंडितों से अलबेला कुछ नहीं, और इससे महान कुछ भी तो नहीं, तुमसे बड़ा कोई भी तो नहीं, और तो और तुम तो गणधर के वंशज हो, और तुम तो 2-4 भव में मोक्ष जाने वाले हो। ये नहीं होते तो हम ये बात किससे कहते? हम किससे कहते प्रवीण, पीयूष, हमें किससे कहते ये बात? किससे कहते कि तुम सबसे महान हो? किससे कहते हम कि इससे अलबेला कुछ भी नहीं, इससे महान कुछ भी नहीं, और तुमसे बड़ा कोई भी तो नहीं, और तो और तुम गणधर के वंशज हो, और 2-4 भव में मोक्ष जाने वाले हो। मेरे भाई ध्यान रखना, अभी चेतावनी है, बहुत बड़ी चेतावनी है मेरे भाई, ध्यान रखना। अब ये जिम्मेदारी मेरी है, तेरी है। अब इस धारा में तनिक भी गलती ना हो जाए, ये बात चेतावनी की है, और दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि भाई ये जिम्मेदारी मेरी है, तेरी है। अब इस धारा में तनिक भी गलती ना हो जाए, और इस जहाज की दिशा एक सूद भी ना मुड़ जाए, वरना पता चलेगा 50 साल बाद मेरे पंडित जी कहां खो गए। पता चलेगा 50 साल बाद कि मेरे पंडित जी कहां खो गए। बनाया कुछ और था, बन कुछ और गए,
और हम ये कहां आ गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दादा ने बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ, बहुत कठोरता के साथ, बिना किसी की परवाह किए अपनी धारा को हिलने नहीं दिया, उसे मुड़ने नहीं दिया। वरना एक सूत भी ये धारा मुड़ जाएगा, ये जहाज मुड़ जाएगा तो 50 साल बाद पता चलेगा हम कहां से शुरू हुए थे और कहां पहुंच गए। अगले 50 साल बाद तो पता चलेगा, अगले 50 साल बाद, कि मेरे पंडित जी कहां खो गए, बनाया कुछ और था, बन कुछ और गए, और हम ये कहां आ गए, कहां आ गए। सिर्फ धूल भरी आंधियां उड़ाना मेरा मकसद नहीं, कीचड़ में चप चप करना मेरा उद्देश्य नहीं। तेरे साथ, इसके साथ, उसके साथ, सबके साथ मेरी कोशिश है कि अब ये परिभाषा बदलनी चाहिए, और तमन्ना है कि अब हर घर से एक बच्चा पंडित बनना चाहिए। कि मेरी कोशिश है कि अब ये परिभाषा बदलनी चाहिए, और तमन्ना है कि अब हर घर से एक बच्चा पंडित बनना चाहिए। जाओ चुनौतियों से कह दो संभल लें जरा, जाओ चुनौतियों से कह दो संभल लें जरा, बवंडरों से कह दो थम जाएं जरा, समुंदर से कह दो उठ जाए जरा, आसमां से समुंदर से कह दो इठला ले जरा, आसमां से कह दो उठ जाए जरा, जमी से कह दो स्वागत में बिछ जाए जरा, चाहे जिससे कह दो बरखुरदार फिर गिला शिकवा ना करना, क्योंकि अब हर घर में आत्मा की बात गूंजेगी, तत्व ज्ञान की सर्जिकल स्ट्राइक होगी, और हमने मिलकर और हम सब ने मिलकर सिर्फ 2 काम का शंखनाद किया है। हम सब ने मिलकर सिर्फ 2 काम का शंखनाद किया है। ये बात 24 घंटे गांठ में बांधने की है कि हम सबने सिर्फ 2 काम का शंखनाद किया है कि आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। पहला काम हमारा आत्मानुभूति है और दूसरा काम तत्व प्रचार है, तीसरा कोई काम नहीं है। और तीसरा काम अगर दिमाग में आ जाए तो समझ लेना कि ये धारा जहाज की मुड़ गई, और अगले 50 साल बाद पता चलेगा कि हम कहां शुरू हुए थे और कहां पहुंच गए। तो 2 काम के शंखनाद हम यहां से करते हैं, और एक ही काम करना है कि हर घर से हर घर से एक बच्चा पंडित बनना चाहिए, और ये परिभाषा बदल जानी चाहिए। सिर्फ 2 काम, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। समय बहुत ज्यादा हो गया है और मैंने कहा था मैं तारीख नहीं बदलने दूंगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको देर हुई उनके लिए मैं माफी